इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 231। मिट्टी की मूर्तियों के लिए मुख्य सामग्री मिट्टी थी। उन दोनों को ये बहुत बढ़िया लगा क्योंकि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मिट्टी को गूंथ रहा था और उसमें रंग भर रहा था। जब मिट्टी की मूर्ति आखिरकार बनकर तैयार हुई तो 11 बज चुके थे। इसमें 3 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। मूर्ति तैयार है। काम पूरा करने के बाद बूढ़े आदमी ने इसे एक डिब्बे में रखा, इसे बंद करके बांध दिया और अनन्या को सौंप दिया। धन्यवाद मास्टर लियू। अनन्या ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ये कितने का है? झो फेई ने अपना बैग थामे हुए पूछा। यह आप पर निर्भर है, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी और मिट्टी की मूर्ति बनाना उसके शौक में से एक था। झो फेई थोड़ी उलझन में थी क्योंकि उसे मिट्टी की मूर्तियों का बाजार मूल्य नहीं पता था। झो फेई के हाव भाव देखकर बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, बस 200 युआन छोड़ दो। 200 युआन? झो फेई ने रुककर कहा। हालांकि उसे सामान्य कीमत के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि इतनी नाजुक मिट्टी की मूर्ति की कीमत 200 युआन से कहीं ज्यादा है। 200 युआन शायद उसके जीजा की एक बांह को मसलने के लिए भी काफी नहीं थे। फेई, हमारी सारी नकदी छोड़ दो, अनन्या ने अचानक कहा। उसकी बातें सुनकर झो फेई ने सीधे अपने बैग से नोटों के 2 से ज्यादा ढेर निकाले और उन्हें छोटी सी मेज पर रख दिया। मास्टर लियू, आपने जो मिट्टी की मूर्ति बनाई है उसका मेरे लिए बहुत महत्व है। मैं इसे एक ऐसी कलाकृति मानता हूं जिसका मापना असंभव है। मैं बस अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद मास्टर लियू, अब मुझे जाना है। अनन्या मुस्कुराई, धीरे से अपना सिर हिलाया और झो फेई के साथ जाने के लिए मुड़ी। उसकी बात सुनने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। क्या खूबसूरत मूर्ति है। झो फेई स्टोर से बाहर निकलने के बाद बार बार भावुक होकर आहें भर रही थी। ये वाकई उस टैक्सी ड्राइवर की तरह है। लेकिन मास्टर लियू इतनी उम्र में भी अपने बच्चों और पत्नी के न होने के कारण बहुत अकेले लगते हैं। शायद। अनन्या ने स्टोर की ओर देखा और धीरे से कहा, यह ऐसी चीज है जिससे हर बूढ़े आदमी को गुजरना पड़ता है। इस समय अनन्या को अपने माता पिता की कुछ याद आ रही थी। आखिरी बार संपर्क 1 महीने पहले हुआ था और वे 1 साल पहले से एक दूसरे से नहीं मिले थे। उस समय उनके बाल भी थोड़े सफेद हो गए थे। इस बीच अनन्या कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। एक महान परिवार की संतान होने के नाते वह जो चाहे खरीद सकती थी और बेफिक्र होकर जी सकती थी, लेकिन हर परिवार की अलमारी में कंकाल थे। अनन्या को धीमी गति से चलने वाले ग्रामीण जीवन से थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। बड़ी बहन यान, क्या हम पहले दोपहर का भोजन करने चलें? मुझे बहुत भूख लगी है। झो फेई के बोलते ही उसका पेट गुर्राने लगा। हम दोपहर के भोजन के लिए पास में ही एक रेस्तरां ढूंढ सकते हैं। जैसे ही अनन्या ने उत्तर दिया, झो फेई का सेल फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और कुछ शब्द कहने के बाद उसे नीचे रख दिया। फिर उसने अपने होंठ अनन्या के कान के पास रखे और धीमी आवाज में कहा, ये बड़े भाई जिया हैं। उन्हें हमसे कुछ चर्चा करनी है और वे हमें अपने साथ दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सिर्फ हम तीनों। क्या आप सहमत हैं? कुछ देर सोचने के बाद अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी अनुमति से झो फेई ने उसे जवाब देने के लिए फोन उठाया और मिलने की जगह तय करने के बाद फोन रख दिया। मुझे नहीं पता कि वह हमसे क्या चर्चा करना चाहता है, झो फेई ने टैक्सी रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। टैक्सी में बैठने के बाद ड्राइवर उन्हें यासी रेस्तरां ले गया जो उनके होटल से 500 मीटर दूर था। स्वागत है। 2 लोगों के लिए एक टेबल। मेहमानों को अंदर आते देख फ्रंट डेस्क मैनेजर ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। जिया डोंग ने एक कमरा बुक किया है, झो फेई ने जवाब दिया। आप मिस्टर जिया के मेहमान हैं, कृपया इस तरफ आइए। जिया हुआ, उन्हें कमरा 888 में ले चलो, मैनेजर ने एक वेट्रेस से कहा। वेट्रेस अनन्या और झो फेई को कमरे में ले गई। हालांकि यह एक साधारण कमरा था, लेकिन सजावट की शैली ताज़ा और अनोखी थी। एक छोटी गोल मेज थी जिसके चारों ओर 6 कुर्सियां थीं, कुछ फूलदान और साज सज्जा थी। जिया डोंग एक कुर्सी पर बैठा था और अपने टेलीफोन से खेल रहा था। उन दोनों को देखकर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, आप यहाँ हैं, कृपया आकर बैठ जाएं। फिर उसने वेट्रेस से कहा, आप खाना अंदर ला सकती हैं। ठीक है, वेट्रेस मुस्कुराई और सिर हिलाया। लगभग 5 मिनट बाद जिया डोंग ने जो भी व्यंजन मंगवाए थे वे परोसे गए। हालांकि टेबल पर सिर्फ 3 लोग थे, जिया डोंग ने 8 खास व्यंजन और रैमी मार्टिन की एक बोतल मंगवाए। जिया डोंग ने खुद अनन्या और झो फेई दोनों को कुछ वाइन पिलाई। पहला घूंट खत्म करने के बाद अनन्या ने कहा, आप हमसे क्यों मिलना चाहती हैं चाइल्ड जिया? ओह, ये रही बात। जब बात व्यापार की आई तो जिया डोंग गंभीर हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माय वॉइस नामक एक कार्यक्रम है जिसे परसों रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगले एपिसोड की अतिथि कलाकार युआन शुआंग शुंग थी, लेकिन उन्होंने आज सुबह कार्यक्रम विभाग को फोन करके कहा कि उन्हें वापस जाना होगा क्योंकि उनके एक रिश्तेदार गंभीर रूप से बीमार हैं। इसलिए कार्यक्रम विभाग को उनकी जगह लेने के लिए एक नया अतिथि कलाकार खोजने की जरूरत है। समाचार सुनने के बाद मुझे आपकी याद आई और मैंने सोचा कि अगर आप भाग ले तो यह एपिसोड और भी दिलचस्प होगा। क्या आप समय निकाल सकती हैं अनन्या? वूश, झो फेई की आंखें एक पल में चमक उठीं।
माई वॉइस एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम था जिसमें संगीत और खेल का मिश्रण था। शो में 6 प्रतियोगियों के शानदार प्रदर्शन और होस्ट की बेतरतीब राय का उपयोग करके मेहमानों को ये पता लगाना था कि असली गायक कौन है और उनके साथ गाना था। ये वास्तव में एक दिलचस्प कार्यक्रम था। जोफी को पता था कि यह कार्यक्रम फायदेमंद होगा और अनन्या को और अधिक लोकप्रिय बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा चूंकि अनन्या और जियांग युआन टीवी स्टेशन अभी भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, इसलिए प्रचार अब और अधिक प्रभावी होगा। बड़ी बहन यान यह महसूस करते हुए कि अनन्या निर्णीत थी, जोफी चिंतित हो गई और उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। जोफी अचानक मिले इस मौके से स्तब्ध थी। हालांकि अनन्या ने इस मामले पर काफी विचार किया। उसने पहले ही वादा किया था कि वह आज रात वापस जाएगी और उसे नहीं पता था कि मेंगमेंग दुखी होगी या नहीं। क्या जिया डोंग ने उसे यह अवसर अच्छे इरादों से दिया था? क्या इसका कोई और उद्देश्य था? क्या ये चाइल्ड लियू और चाइल्ड लिन से संबंधित होगा? इस समय अनन्या कुछ हद तक हिचकिचा रही थी क्योंकि यह खबर पूरी तरह से आश्चर्यजनक थी। हालांकि वह अपनी स्थिति से अवगत थी और यह कार्यक्रम उसकी बहुत मदद करेगा। एक विराम के बाद अनन्या ने आखिरकार सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। धन्यवाद चाइल्ड जिया, आपका स्वागत है। जिया डोंग जोर से हंसा। आंखों में चमक के साथ उसने संकोच से कहा, कल तुम्हारे जाने के बाद बड़े भाई लिन ने मुझसे बात की। वह वास्तव में तुम्हारी सराहना करता है, इसलिए मैंने वर्तमान कार्यक्रमों पर ध्यान दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये शो मिलेगा। धन्यवाद चाइल्ड लिन, तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद, अनन्या ने जवाब दिया। कोई परेशानी नहीं है। जिया डोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने मुख्य रूप से तुम्हारे अच्छे स्वभाव और आकर्षण के कारण तुम्हारी सिफारिश की थी। मैंने सुना है कि कई मीडिया आउटलेट और कुछ पपराजी तुम पर नजर रख रहे हैं। ओह, जिया डोंग ने काम के बारे में और बात नहीं की। इसके बजाय उसने अनन्या और जोफी के साथ एंटरटेनमेंट सर्कल में कुछ दिलचस्प चीज़ों के बारे में बात की। लगभग 1:30 बजे दोपहर का भोजन समाप्त हो गया। जिया डोंग ने उन दोनों को व्यक्तिगत रूप से होटल वापस ले जाया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब वे दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे तो कई रिपोर्टर बाहर निकल आए। वे तेजी से आगे बढ़े और पूछा, नमस्ते अनन्या, जियांग युआन टीवी स्टेशन से जुड़ी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने सुना है कि आप एक बड़े पैमाने की फिल्म में दिखाई देंगे। क्या ये खबर सच है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। माफ कीजिए, हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, कृपया एक तरफ खड़े हो जाए। जोफी ने तुरंत अनन्या की रक्षा की और अनन्या के साथ होटल में भाग गया। जब उन्होंने उन्हें होटल में प्रवेश करते देखा तो उन पत्रकारों ने पूछना बंद कर दिया, फिर अपना सिर हिलाया और अफसोस जताते हुए चले गए। जहां तक जिया डोंग का सवाल है, जो कार के पास खड़ा था, उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी। इन लोगों को भी उसने ही व्यवस्थित किया था। उनका एकमात्र उद्देश्य अनन्या को एक लोकप्रिय स्टार होने की भावना को फिर से हासिल करने में मदद करना था। इससे वह सफलता के लिए और अधिक उत्सुक हो जाएगी, जो चाइल्ड लिन की योजना का मार्ग प्रशस्त करेगा। हालांकि अभी जो हुआ वह केवल शुरुआत थी। जब तक अनन्या बाहर जाती, बड़ी संख्या में पत्रकार दिखाई देते। सुंदर फूल जल्दी से तोड़ लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता कि अनन्या भाग्यशाली है या नहीं। जिया डोंग ने भावुक होकर आह भरी, फिर डिब्बे में जाकर बैठ गई और चली गई। अनन्या और जो फेई के कमरे में वापस आने के बाद जो फेई ने हंसते हुए कहा, बड़ी बहन यान, शायद आपको बाहर जाते समय अपने साथ कुछ अंगरक्षक ले जाने चाहिए। यह उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है जितना आपने कहा। मैं अभी इतनी लोकप्रिय नहीं हूँ। अनन्या ने उसे एक नीरस जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। पपराजी और रिपोर्टरों द्वारा पीछा किए जाने का मतलब था कि वह कुछ हद तक लोकप्रिय थी, लेकिन उसकी निजता में दखल देना कष्टप्रद था। अनन्या को उम्मीद नहीं थी कि मुख्य भूमि की उसकी यात्रा इतनी आसानी से हो जाएगी। हालांकि जियांग युआन टीवी स्टेशन पर हुई घटना की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन हानयान की सहायता के कारण यह एक विशेष प्रकार का प्रचार बन गया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि चाइल्ड जिया इतनी दयालु होगी और बड़ी बहन यान को माई वॉयस में आमंत्रित करेगी, जो फेई ने जिज्ञासा से कहा। यह शायद लिन जी से भी संबंधित है। बोलते समय अनन्या भावहीन हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, चाहे वह इसमें शामिल हो या न हो, चलो मान लेते हैं कि चाइल्ड जिया ने ये सब परोपकारी उद्देश्यों के लिए किया है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के अगले दिन हम हांगकांग लौट आएंगे। ठीक है, जो फी ने सिर हिलाया। मैं पहले रणविजय को फोन करूंगी। मुझे नहीं पता कि मिंगमैन कितना परेशान होगा क्योंकि मैं आज वापस नहीं जा सकती। अनन्या अपने मोबाइल फोन के साथ बेडरूम में चली गई और रणविजय का नंबर डायल किया। रणविजय, मैं। अनन्या ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, मैं आज वापस नहीं जा सकती। क्या कुछ गड़बड़ है? रणविजय ने पूछा। हाँ, माई वॉयस नामक एक कार्यक्रम ने मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है क्योंकि मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता। मुझे कल रात या अब से 3 दिन बाद वापस जाने में सक्षम होना चाहिए। ओह, रणविजय की आंखें सिकुड़ गईं और एक मृत सन्नाटा छा गया। 10 सेकंड बाद अनन्या बेवजह थोड़ी स्तब्ध रह गई। उसने अपने होंठ मोड़े और कहा, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? मैं। रणविजय ने एक पल सोचा, फिर बोला, तुम्हारे लिए ये कार्यक्रम किसने आयोजित किया? टीवी स्टेशन के मुख्य संचालक के बेटे ने, जिसका नाम जिया डोंग है। कुछ देर रुकने के बाद अनन्या ने सच्चाई से जवाब दिया।
क्या तुम लिन जी को जानते हो? रणविजय ने पूछा। अनन्या एक पल के लिए झिझकी और फिर बोली, जिया डोंग ने हमें कल रात डिनर पर आमंत्रित किया था और हम वहां लिन जी से मिले थे। जब मैं तुमसे बात कर रही थी तो वह मुझसे दूर नहीं था और उसने बाद में मेरा मोबाइल फ़ोन भी उधार लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद अनन्या ने अभी भी रणविजय को नहीं बताया कि उन्होंने टेबल पर उसका अपमान किया, क्योंकि उसे लगा कि इससे रणविजय का मूड खराब हो जाएगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि रणविजय हमेशा महत्वहीन लोगों को नज़रअंदाज करता है। अध्याय 232। हालांकि अनन्या की बात सुनकर रणविजय को भी समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। उसने कहा, तुम्हें लिन जी के साथ अकेले डिनर पर नहीं जाना चाहिए। अनन्या ने अचानक हल्की चीख निकाली और अपने होठों को थोड़ा सिकोड़ लिया। वह मन ही मन खुश होने लगी और बोली, क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि कोई और मुझे ले जाएगा? अचानक अनन्या के होश उड़ गए। अनजाने में उसकी आवाज़ में शर्म क्यों थी? उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसे लगा कि उसकी धड़कनें धीरे धीरे तेज हो रही हैं। हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता है। कुछ देर सोचने के बाद रणविजय ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसका सकारात्मक जवाब पाकर अनन्या के अंदर एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। उसने धीरे से खर्राटे लिए और कहा, मैं उसके साथ बाहर नहीं जाऊंगी। किसी और कारण से नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुझे लिन जी से एक अजीब सी नापसंदगी है। ठीक है, वहाँ सावधान रहना और अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे फ़ोन करना, रणविजय ने जवाब दिया। कुछ नहीं होगा और मैं शायद कल रात को रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद वापस आ जाऊंगा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तक जो फे यहाँ है मुझे तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन मुझे डर है कि मेंग दुखी होगी। मैंने कहा था कि मैं आज वापस जाऊंगी, लेकिन मैं अपना वादा निभाने में विफल रही। मैं उसे मनाऊंगी, रणविजय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। जब मेंगमैन को मनाने की बात आती है तो तुम हमेशा जानते हो कि क्या कहना है। अनन्या ने नाक सिकोड़ी और कहा, तुम कहाँ हो? मुझे फ़ोन से हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं माउंट न्यू मून पर हूँ। दोनों ने लगभग 20 मिनट तक बातचीत की। अनन्या ने अभी मेंगमैन से बात नहीं की। इसके बजाय उसने रणविजय से आज दोपहर को छोटे अंकुर को मनाने के लिए कहा। वह आज रात बाद में उसे वापस बुलाएगी। ऑर्डर मिलते ही रणविजय फ़ोन रखने के बाद पालतू जानवरों के क्षेत्र में मौजूद मेंगमैन की ओर बढ़ा और उसके छोटे से सिर को सहलाया। उसने हंसते हुए कहा, मेंगमैन, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? हाँ, ज़रूर। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही रहस्यमयी उपहार तैयार किया है। उसने कहा कि यह इतना सुंदर है कि तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन इसे वापस लाने के लिए उसे 3 दिन तक इंतज़ार करना होगा। रणविजय ने उसे मनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में जब मेंगमैन ने सुना कि उसके लिए एक रहस्यमयी उपहार है तो उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि जब उसे पता चला कि उसकी माँ 3 दिन तक वापस नहीं आएगी तो वह दुखी हो गई। रणविजय के मार्गदर्शन में उसने आखिरकार अपना ध्यान रहस्यमयी उपहार की ओर लगाया और खुश हो गई। हालांकि स्थिति इतनी सरल नहीं थी और अनन्या 3 दिन में वापस आ जाएगी। जिया डोंग ने उस रात अनन्या और जोफी को एक शराब पार्टी में आमंत्रित किया और लिंजी अनजाने में आ गई। उसने डिनर के अंत में मनोरंजन के लिए सभी को एक निजी क्लब में आमंत्रित किया। जिया डोंग के आतिथ्य के लिए अनन्या और जोफी भी उनके साथ शामिल हो गए। उनके साथ 1 दर्जन से अधिक लोग बैठे थे। हालांकि अनन्या शायद ही कभी बोलती थी, लेकिन लिन जी के शब्दों और अन्य लोगों की टिप्पणियों से पता चलता था कि लिन जी अनन्या का पीछा करना चाहता था। आधी रात को लियू फैंग ने उन्हें एक नाइट क्लब में जाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अनन्या ने इस बार सीधे मना कर दिया। अगले दिन जिया डोंग ने उन्हें फिर से आमंत्रित किया। इस बिंदु पर अनन्या और जोफी को उसके असली इरादे का थोड़ा सा एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। तीसरे दिन दोपहर 2 बजे अनन्या और जोफी होटल से बाहर निकले और कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए पास के टीवी स्टेशन पर जाने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही वे होटल से बाहर निकले, 20 से अधिक पत्रकारों के एक समूह ने अनन्या और जोफी को घेर लिया। तुम क्या कर रहे हो? माफ करना। भीड़ में इतनी अराजकता थी कि जोफी लगातार आगे बढ़ने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाए। इस बीच उन्हें लेने जा रहे 3 लोग भी जल्दी में नहीं आए। ये पूरी तरह से अराजकता से भरा दृश्य था। तभी सड़क के किनारे 5 कारें रुकीं। आगे और पीछे की 2 कारें ठोस काले रंग की कैडिलैक थीं, जबकि बीच वाली एक रोल्स रॉयस फैंटम थी। काले रंग का डाय सूट पहने लिन जी रोल्स रॉयस से बाहर निकले। इस बीच बाकी 4 कारों से 10 से अधिक अंगरक्षक बाहर निकले। लिन जी ने कहा, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर उनकी दिशा में चलना शुरू किया। जैसे ही वे पास आए, लिन जी ने अपना हाथ उठाया और अपने पीछे खड़े अंगरक्षकों को इशारा किया। रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ। रास्ते से हट जाओ। कई अंगरक्षकों ने नेतृत्व संभाला और कुछ पत्रकारों को पीछे की ओर धकेल दिया। इस समय सभी ने देखा और जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो वे चौंक गए, फिर जल्दी से वापस चले गए। अनन्या, क्या तुम ठीक हो? लिन जी जल्दी से अनन्या की ओर बढ़ी और बड़ी चिंता के साथ पूछा। मैं ठीक हूँ। अनन्या ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अफरा तफरी के दौरान गिरी हुई टोपी उठाने के लिए झुकी। शियाओडोंग ने किस तरह की व्यवस्था की है? मैं उससे बाद में पूछूंगी। लिन जी ने भौहें सिकुड़ी और दोष के भाव के साथ कहा।
उसने जो किया वह अधिकांश लोगों को ये समझाने के लिए पर्याप्त था कि वह अनन्या के बारे में चिंतित था और उसकी चिंता अनजाने में ही प्रकट हो रही थी। हालांकि सच तो यह है कि इन सभी पत्रकारों को जिया डोंग ने यहाँ बुलाया था, जिन्होंने उसके आदेशों का पालन किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि जीवन एक नाटक की तरह है और सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना अच्छा प्रदर्शन करता है। इस समय लिन जी ने अनन्या की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पीछे आओ, मैं भी टीवी स्टेशन जा रहा हूँ। जब उसने बोलना समाप्त किया तो ली जी ने अपना हाथ उठाया और अनन्या के कंधे पर थपथपाकर उसे सांत्वना देने का इरादा किया। हालांकि अनन्या तुरंत दूर चली गई और उसकी पहुंच से बच गई। उसने लिन जी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, धन्यवाद चाइल्ड लिन, यह मेरा सौभाग्य है। लिन जी ने अपना हाथ वापस खींच लिया, जोफी की ओर देखा और कहा, चलो कार में बैठते हैं। जब उसने बोलना समाप्त किया तो लिन जी ने आगे बढ़कर रोल्स रॉयस की ओर कदम बढ़ाया। जोफी और अनन्या उसके पीछे कार तक गए, जहां लिन जी ने पीछे का दरवाजा खोला और विनम्रता से उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर अंदर जाने लगी। लिन जी ने अगले में बैठने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, जोफी आगे बढ़ गया, फिर मुस्कुराया और कहा, हमारे लिए दरवाज़ा खोलना तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। धन्यवाद चाइल्ड लिन। उसके ये कहने के बाद जोफी भी अंदर आ गया। अनन्या ने जब जोफी को अंदर आते देखा तो वह खिड़की के पास चली गई, जिससे जोफी बीच में बैठ गया। जोफी ने जो किया उसे देखकर लिन जी का मुंह थोड़ा कांप उठा। उसे जोखिम के बारे में कितनी गहरी जानकारी थी। उसने कार में कुछ भी करने की योजना नहीं बनाई थी। अरे चाइल्ड लिन, तुम अंदर क्यों नहीं आते? चलो, बाहर बहुत गर्मी है। जोफी ने जल्दी से उसे अपने बाईं ओर बैठने के लिए इशारा किया। बाहर से जोफी उत्साहित थी, लेकिन उसने अंदर से कहा, तुम बड़ी बहन यान के बगल में बैठना चाहती थी। हम सपने देखो। ठीक है। लिन जी असहाय होकर कार में बैठ गई। उसके बाद वे टीवी स्टेशन पर चले गए, जो बहुत दूर नहीं था। लिन जी कुछ देर सोचते हुए पीछे की सीट पर बैठी, फिर मुस्कुराई और बोली, अनन्या, मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय करा दूं। यात्री सीट पर बैठा आदमी वेई चाओ है। ओह, जोफी और अनन्या के चेहरे पर अजीब भाव थे जब उन्होंने उसे देखा। हाँ हाँ हाँ। वेई चाओ ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया, फिर उनकी ओर मुड़ा और अपना हाथ बढ़ाया। इस बिंदु पर वह मुस्कुराया और कहा, नमस्ते अनन्या, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। नमस्ते, अनन्या ने उसका हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। नमस्ते। वेई चाओ ने भी जोफी से हाथ मिलाया। मिस जी, क्या आप अपना धूप का चश्मा उतार सकती हैं? वेई चाओ ने पूछा। अनन्या ने उसकी ओर देखा और अपना धूप का चश्मा उतार दिया। तुम बहुत सुंदर हो। वेई चाओ की आंखें चमक उठीं जब उसने कहा, तुम एक ऐसी सुंदरता हो जो अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है, और तुम तस्वीरों में जितनी सुंदर दिखती हो उससे भी अधिक सुंदर हो। सबसे महत्वपूर्ण बात मिस जी, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। ये काफी दुर्लभ है। धन्यवाद, अनन्या ने उत्तर दिया, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं कसम खाता हूं कि यह सच है। मिस जी, हालांकि यहाँ व्यवसाय के बारे में बात करना उचित नहीं है, मैं यह उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता कि मैं निकट भविष्य में 80 मिलियन युआन के निवेश के साथ एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। ये प्राचीन काल पर आधारित होगी और मुझे लगता है कि मिस जी कुछ भूमिकाओं में अच्छी तरह से फिट होंगी। आपका वर्तमान शेड्यूल कैसा है? क्या हमारे लिए एक साथ काम करना संभव होगा? वेई चाओ ने एक गंभीर नज़र डाली। हालांकि उसने अपनी आंखों के कोने से लिन जी के भावों पर ध्यान दिया। उसने जो कुछ भी कहा वह खोखली बात थी। हालांकि वह एक फिल्म शूट करने जा रहा था, लेकिन ये केवल 30 मिलियन युआन थी। इसके अलावा सभी भूमिकाएं पक्की हो चुकी थीं, महिला प्रमुख भूमिका से लेकर पृष्ठभूमि में अभिनेताओं तक। ये सब सिर्फ बातें थीं। अगर अनन्या मान भी जाती और आ भी जाती तो उसे कोई भूमिका नहीं मिलती और उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ता। बोलते समय वेई चाओ असहज महसूस कर रहा था। उसे चालाकी और धूर्ततापूर्ण रणनीति का इस्तेमाल करना पसंद नहीं था, लेकिन वह चाइल्ड लिन को नाराज नहीं कर सकता था क्योंकि वह निवेशकों में से एक था। इसलिए वेई चाओ सिर्फ उसके लिए काम चला सकता था। वेई चाओ के सवाल के सामने जोफी भावशून्य रहा, क्योंकि ये मामले हमेशा बड़ी बहन यान द्वारा तय किए जाते थे। जहां तक अनन्या का सवाल है, वह चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद श्री वेई। हालांकि शायद मेरे पास समय नहीं होगा। मैं आज के शो की रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद हांगकांग वापस आ जाऊंगा। अगर श्री वेई मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो आप रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। क्या अफसोस है? वेई चाओ ने हंसते हुए खेद व्यक्त किया। जब उसने अपना सिर हिलाया और हार मानने वाला था तो लिन जी ने उसे घूर कर देखा। फिर उसने संकुचित आंखों से फिर से अनन्या की ओर देखा और कहा, मैं रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी से संपर्क करूंगा, क्योंकि मिस जी वास्तव में मेरी फिल्म में एक भूमिका के लिए काफ़ी उपयुक्त है। टीवी स्टेशन पर पहुंचने और कार से बाहर निकलने के बाद वेई चाओ ने अनन्या के साथ कुछ शब्द भावुकता से साझा किए। वह इससे अधिक ईमानदार नहीं लग सकता था। उसने जो कहा उससे अनन्या कुछ उलझन में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में एक भूमिका थी जो उसके लिए उपयुक्त थी। यदि ऐसा है तो यह वास्तव में उसके लिए एक अवसर था। हालांकि अनन्या उससे सीधे वादा नहीं करना चाहती थी।
इसके बजाय उसने आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने और हांगकांग लौटने के बाद कुछ वैकल्पिक योजनाएं बनाने का फैसला किया। हालांकि उसकी योजना उसके लिए उल्टी पड़ गई। दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। अप्रत्याशित रूप से जब रिकॉर्डिंग आधी हो गई थी तो होस्ट ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया और दृश्य छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद खबर आई कि होस्ट अस्पताल चले गए हैं और कार्यक्रम 2 दिन के लिए टल जाएगा। अनन्या ने रणविजय को खबर बताई और फोन पर उनकी आवाज़ से उन्हें साफ समझ आ गया कि मिंगमिंग दुखी हैं, जिससे अनन्या चिंतित हो गई। मिस जी, मुझे बहुत दुख है। होस्ट की तबीयत फिर से खराब हो गई है और उसे 2 दिन तक इलाज करवाना होगा। परसों उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, जिया डोंग ने अफसोस जताते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं किसी से कहूंगी कि पहले तुम्हें होटल वापस भेज दे और कल तुम्हारे लिए कुछ अंगरक्षकों की व्यवस्था करूंगी। जब तुम बाहर निकलोगी तो वे तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे, जिया डोंग ने अनन्या से कहा और स्टूडियो से बाहर निकलने की पहल की। हालांकि बाहर निकलते ही उन्होंने लिन जी को स्टूडियो के सामने खड़े देखा, जो अच्छी तरह से तैयार थे और उनके हाथ में गुलाब का गुलदस्ता था। उन्हें बाहर आते देख लिन जी मुस्कुराए और उनके पास चली गई, फिर बोली, अनन्या, खूबसूरत फूल खूबसूरत महिला को दिए जाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वे पसंद आएंगे। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर आओगी? अध्याय 233। इस समय जो लोग वहां से गुजर रहे थे वे रुक गए और उसकी ओर देखने लगे, फिर बार बार उसकी प्रशंसा करने लगे। वाह, क्या वह उससे प्रेम करने की कोशिश कर रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन वह महिला बहुत सुंदर लग रही है। देखो वह आदमी कितना अच्छा है। वह सामान्य दिनों में भी उसे फूल भेजता है। मेरा प्रेमी मुझे कभी गुलाब नहीं भेजता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भीड़ में कुछ लोग ज्यादा समझदार थे। लिन जी को कई बार देखने के बाद उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि वह कौन है, इसलिए वे अचंभित रह गए। हे भगवान, क्या ये लिन परिवार से चाइल्ड लिन नहीं है? हाँ, ये वही है। मुझे आज चाइल्ड लिन को देखने की उम्मीद नहीं थी। ये पहली बार है जब मैंने युवा मास्टर लिन को किसी महिला को गुलाब भेजते हुए सुना है। वह सुंदर महिला कौन है? अगर चाइल्ड लिन को वह पसंद आ गई है तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आसपास के सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे। कई लड़कियां थीं जो अनन्या से बहुत ईर्ष्या करती थीं। अगर उन्हें चाइल्ड लिन का साथ मिल जाता तो उन्हें उच्च वर्ग में शादी करने का मौका मिल जाता। कौन अमीर महिला नहीं बनना चाहता? हालांकि लिन जी अनन्या की आंखें नहीं देख पा रही थी क्योंकि वे उसके धूप के चश्मे के पीछे छिपी हुई थीं। उसने इस बारे में सोचा और कहा, मेरा इससे कोई खास मतलब नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस तरह के फूल पसंद हैं, इसलिए मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गुलाब चुनता हूँ। मैं केवल तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। बेशक, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मिस जो हमारे साथ शामिल हो सकती हैं। लिन जी को लगा कि हालांकि उसके पीछे सीधे भागना असंभव था, फिर भी वह उसकी स्थिति और अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके साथ डिनर पर जाने के लिए सहमत हो जाएगी। लेकिन वह गलत था। उसकी मुस्कुराती आंखों के सामने भी अनन्या ने सीधे जवाब दिया, माफ करना, मुझे गुलाब पसंद नहीं है और होटल वापस जाने के बाद भी मुझे कुछ काम निपटाना है, इसलिए मैं चाइल्ड लिन के साथ डिनर पर नहीं जाऊंगी। चाइल्ड जिया, कृपया हमें वापस ले चलो। लिन जी के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसके चेहरे पर अस्वीकार किए जाने से वह थोड़ा दुखी हुआ। अनन्या के बोलने के बाद लिन जी ने जिया डोंग की तरफ देखा। इस समय जिया डोंग उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वह फूट फूट कर हंसा और बोला, अच्छा, मैंने जिस व्यक्ति को बुलाया था वह यहाँ नहीं है। इस बारे में क्या ख्याल है? भाई लिन, क्या तुम अनन्या को वापस होटल भेजने में मेरी मदद कर सकते हो? उन शब्दों को सुनने के बाद लिन जी की आंखों में संतुष्टि की झलक दिखी। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, जो फेई ने जवाब दिया, तो चाइल्ड लिन को परेशान मत करो, होटल वहीं है, यहाँ से सिर्फ 7 या 8 मिनट की पैदल दूरी पर है। मैं बड़ी बहन यान के साथ वहाँ चलूंगी। ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? जिया डोंग ने जल्दी से बात की। कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ी देर टहलने जाती हूँ, अनन्या ने धीरे से कहा। चाइल्ड लिन, चाइल्ड जिया, हम पहले निकलेंगे। जब उसने बोलना समाप्त किया तो अनन्या ने आगे बढ़कर बाहर की ओर कदम बढ़ाया। लिन जी ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसने अपना हाथ हिलाया और पीछे रोल्स रॉयस ड्राइवर की सीट के सामने खड़े ड्राइवर की ओर इशारा किया, फिर कहा, नानटियन, मिस जी को वापस होटल ले जाओ और उन पत्रकारों को उन्हें परेशान न करने दो। हाँ, क्रू कट वाले ड्राइवर ने सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाया और अपने 8 आदमियों के साथ चला गया। वे अनन्या का पीछा करते हुए वापस आ गए। ये देखकर जिया डोंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और नंतियन की पीठ को घूरने लगा। वह जानता था कि ड्राइवर और अंगरक्षक नंतियन एक सच्चे विशेषज्ञ थे। उनके घेरे में कभी कभी अंगरक्षक की गुणवत्ता अप्रत्यक्ष रूप से किसी की स्थिति का संकेत दे सकती थी। कुछ लोग केवल साधारण अंगरक्षकों को काम पर रखते थे और कुछ ऐसे लोगों को काम पर रखते थे जो सच्चे विशेषज्ञ होते थे, जैसे कि विशेष बलों से सेवानिवृत्त लोग और सुरक्षा कंपनियों के लोग। लेकिन लिन जी जैसे वंशज आमतौर पर उच्च पद के लोगों को काम पर रखते थे। मार्शल आर्ट की दुनिया से लोग। जिया डोंग ने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोगों के बारे में सुना था। वह जानता था कि कई प्रसिद्ध और अमीर लोगों के पास ऐसे अंगरक्षक होते हैं।
अगर कोई उस स्तर के अंगरक्षक रख सकता है तो ये दर्शाता है कि वे उच्च वर्ग का हिस्सा हैं। और वह जिया डोंग आखिरकार इतना अच्छा नहीं था। लिंजी ने अनन्या की पीठ को देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसने फूल अपने सामने फेंके और धीरे से बुदबुदाया, ये और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ यह खेल खेलूंगा और देखूंगा कि तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। हाँ। उसके बाद उसने अपनी जेब से अपना सेल फोन निकाला और हांगकांग में एक नंबर पर कॉल किया। अरे चेंग डोंग, क्या अनन्या तुम्हारी कंपनी में एक अभिनेत्री है? उसी समय माउंट न्यू मून के पास समुद्र तट पर 3 दिनों से ज्यादा की ट्रेनिंग के बाद धीरे धीरे नतीजे सामने आ रहे थे। हाँ, 520 किलोग्राम, मैंने भी तोड़ दिया। कई लोग डायनेमोमीटर के सामने खड़े होकर एक एक करके खुद को परख रहे थे। जू योन पहले स्थान पर था, जिसका टेस्ट रिजल्ट 526 किलोग्राम था, और एल्डरमिंग दूसरे स्थान पर था, जिसका टेस्ट रिजल्ट 512 किलोग्राम था। अभी अभी हसी आहू की आई, जिसका वजन 520 किलोग्राम था। उसके बाद 12 पुरुष थे जिनका वजन 470 किलोग्राम से ज्यादा था। अन्य पुरुषों की ताकत 380 से 450 किलोग्राम के बीच थी। 6 महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के बाद उनकी ताकत 300 किलोग्राम से थोड़ी अधिक थी। बेशक इस ताकत का मतलब उनकी मांसपेशियों की ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी दाहिनी मुट्ठी की मुक्का ताकत थी। एक साधारण व्यक्ति की दाहिनी मुट्ठी की मुक्का ताकत 100 से 150 किलोग्राम तक पहुंच सकती है। अतीत में एक प्रसिद्ध मुक्केबाजी चैंपियन था जिसकी दाहिनी मुट्ठी से मुक्का मारने की अधिकतम ताकत 800 किलोग्राम से अधिक थी, जो एक गाय को गिराने के लिए पर्याप्त थी। यानी उसके मुक्का की प्रभाव शक्ति, लेकिन उसकी मांसपेशियों की ताकत केवल 220 किलोग्राम से थोड़ी अधिक थी। ताकत के लिए माप केवल सामान्य अवधारणाएं थीं। अब सभी लोग कैंगयून जिम्नास्टिक का अभ्यास करना शुरू करें। झाओ फेंग ने संतोषजनक ढंग से सिर हिलाया और कहा, भाई फेंग, परीक्षा लें। आहू ने उत्सुकता से कहा, हाँ भाई फेंग, इसे आजमाएं। जू योंग और अन्य लोगों ने भी मजाक उड़ाया। तो मैं इसे आजमाकर देखूंगा। झाओ फेंग मुस्कुराया और डायनेमोमीटर के पास गया। वूश, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी से अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी बांह को पीछे खींच लिया, फिर तुरंत डायनेमोमीटर की गेंद पर मारा। धमाका, एक दबी हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन ऐसा लगा कि पूरी मशीन हिल रही थी। उस पल हर किसी ने उस पर लिखे नंबरों को देखा और चौंकने से खुद को रोक नहीं पाया। हे भगवान, भाई फेंग, इसमें 1800 किलोग्राम लिखा है। हे भगवान, ये हमारे से 1000 किलोग्राम ज्यादा है। यह आश्चर्यजनक है। भाई फेंग बहुत बढ़िया है। हर कोई चिल्लाने लगा। झाओ फेंग ने इन शोरगुल करने वाले लोगों को देखा। उसने धीरे से अपनी ठोड़ी उठाई, फिर हाथ हिलाया और हल्के से कहा, यह मेरे हाल ही के प्रशिक्षण का परिणाम है। अगर तुम कड़ी मेहनत करो और कैंगयून जिम्नास्टिक का अभ्यास करो तो तुम कुछ ही दिनों में 1000 किलोग्राम से अधिक वजन पार कर जाओगे। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो शुरू करते हैं। आहू ने उत्सुकता से कहा, स्थिर खड़े रहो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह कैसे करना है। तुम सभी को इसे औपचारिक रूप से करने और जितना हो सके इसे बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर अतिरिक्त सेकंड एक बड़ी सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। झाओ फेंग ने आदेश देना शुरू किया। ... रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी मेइकी का कार्यालय। उन्हें शांगजिंग में रहने के लिए किसने कहा? क्या हो रहा है? वे दूसरे शो में कैसे पहुंच गए? ली चेंग ने खबर सुनने के बाद मेज पर ताली बजाई और गुस्से से चिल्लाया, मैंने दोपहर में जोऊफी को फोन किया। उसने कहा कि यह टीवी स्टेशन के मुख्य संचालक का बेटा जिया डोंग था जिसने शो की व्यवस्था की थी। रिकॉर्डिंग आज शुरू हुई, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान होस्ट की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए उन्हें रिकॉर्डिंग पूरी करने से पहले उसके डिस्चार्ज होने का कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। मीकी ने कड़वी हंसी के साथ कहा। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि जब वह शांगजिंग गई थी तब अनन्या को ऐसा अवसर मिलेगा, और उसने अपने दिल में महसूस किया कि वह बहुत भाग्यशाली थी। ली चेंग ने तीनों गुरुओं जियांग, युआन और ताई को अपने लिए काम करने देने के लिए बहुत खर्च किया, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि तीनों गुरुओं को नौकरी से निकाल दिया गया। जब वे शांगजिंग पहुंचे तो ली चेंग ने कुछ और व्यवस्थाएं की, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया। अब अनन्या प्राइम टाइम शो माय वॉयस में आने वाली थी। भगवान ने अनन्या पर बहुत कृपा की है न? क्या रिकॉर्डिंग? तुरंत जोऊफी को फोन करो और उन्हें आज रात वापस बुलाओ। बस इतना कहो कि उनके पास काम है। ली चेंग ने हाथ हिलाया। ठीक है। जब ली चेंग परेशान होता तो मीकी बहुत आज्ञाकारी होती। वह जो भी कहता वह करती, इसलिए इस समय उसकी बात सुनने के बाद उसने सीधे जोऊफी का फोन मिलाया। जोऊफी, मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या अनन्या ने मुझसे उस शो के बारे में बात करने की योजना नहीं बनाई थी जिसमें वह आने वाली है? तुम अब ज्यादा लोकप्रिय हो गई हो, इसलिए तुम मुझे अनदेखा कर सकती हो। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, आज रात ही हांगकांग वापस चली जाओ। कल तुम्हें बहुत ज़रूरी काम करना है। जैसे ही उसने बात की, मीकी की आंखें अचानक जम गईं। वह अचानक खड़ी हो गई और उसकी आवाज़ बंद हो गई। क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फूशान व्यापार पर चर्चा करने के लिए आ रहा है। तुम अभी नहीं जा सकते। बस। मीकी ने सीधे फ़ोन रख दिया। उसने एक गहरी सांस ली, ली चेंग को देखा और कहा, चाइल्ड ली, चीज़ें और भी जटिल होती जा रही हैं।
अनन्या भी वापस आना चाहती है, लेकिन वे फिलहाल नहीं आ सकते। फूशान अनन्या के साथ फिल्म और टेलीविजन में कुछ काम करने की बात कर रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? ली चेंग अब और शांत नहीं रह सका। वह खड़ा हो गया और उदास दिख रहा था। फूशान फिल्म और टेलीविजन विभाग का निदेशक था, जो आमतौर पर अपना समय कंपनी के अंदर बिताता था। वह व्यक्तिगत रूप से शांग जिंग के पास कैसे जा सकता था? ये बॉस वू ने खुद आदेश दिया था, मीकी ने कुछ कमजोरी से कहा। वू चेंगडोंग। ली चेंग का चेहरा थोड़ा कांप उठा। उसने अपने दांत काटे, फिर दरवाजे की ओर चला गया और गुस्से से कहा, मैं उससे इसके बारे में पूछूंगा। वू चेंगडोंग रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ और बोर्ड के सदस्यों में से एक थे, जो अपने पिता के बहुत करीब थे। पहचान के मामले में वू चेंगडोंग ली चेंग के बड़े थे, और स्थिति के अनुसार वू चेंगडोंग अपने पिता के समान स्तर पर थे। अब जब उसने कदम बढ़ा दिया था, तो ली चेंग के दिल में एक बुरा एहसास था। मेइकी के कार्यालय से निकलने के बाद वह वू चेंगडोंग के कार्यालय की ओर भागा। ली चेंग ने शांत होने की कोशिश की और दरवाजा खटखटाया। डोंग डोंग डोंग, अंदर आओ। ली चेंग ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। यह जियाओ चेंग है, बैठ जाओ। वू चेंगडोंग ने ली चेंग की ओर सिर हिलाया। वू चेंगडोंग 45 साल का था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मोटी मोटी भौहें थीं, उसके गालों पर कुछ दाग थे। उसने सूट पहना हुआ था और उसका स्वभाव एक सीईओ जैसा था। क्या बात है? वू चेंगडोंग ने सीधे पूछा। यही समस्या है, ली चेंग ने सोचा और फिर उसने वे शब्द कहे जो उसने यहाँ आने से पहले तैयार किए थे। यह अनन्या के बारे में है। क्या वह मेइकी की अधीनस्थ नहीं है? इन पिछले कुछ दिनों में मेइकी ने उसके लिए व्यवस्था की है। आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वू चेंगडोंग ने सीधे उसे टोकते हुए कहा। वह 1 या 2 महीने शांग जिंग में रहेगी, शायद उससे भी ज्यादा समय तक। लेकिन क्यों? ली चेंग कुछ हद तक अपना संयम खो बैठा और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। हा। वू चेंगडोंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वह उठ खड़ा हुआ, ली चेंग के पास गया, उसके कंधे पर थपथपाया और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, अनन्या वाकई एक खूबसूरत महिला है। एक सज्जन व्यक्ति एक गोरी महिला से शादी करना चाहेगा, इसलिए मैं समझता हूँ। लेकिन कभी कभी आपको दूरगामी दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। फिलहाल अनन्या के बारे में मत सोचो। चाचा वो, कृपया मुझे बस इतना बता दो, ली चेंग ने कहा, कुछ हद तक असंतुष्ट। वू चेंगडोंग ने उसे एक हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने शांग जिंग से लिन जी के बारे में सुना है। अध्याय 234, कौन सा लिन जी? ली चेंग थोड़ा हैरान था और उसने संदेह से पूछा। शांग जिंग में कुछ ही लोग हैं जिनका उपनाम लिन हो सकता है। आपको क्या लगता है कि उस नाम के कितने लोग हैं? वू चेंगडोंग मुस्कुराया और कहा। इन शब्दों को सुनने के बाद ली चेंग को कुछ सोचने लगा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई और चिल्लाया, शांग जिंग लिन। लिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा, लिन जी। शांग जिंग, लिन जी के प्रसिद्ध 4 वंशों में से एक। बिल्कुल, वू चेंगडोंग ने सिर हिलाया। यह, ली चेंग थोड़ा पीला लग रहा था। उसके दिल में दर्द का एक धुआं था। उनकी नज़र में अनन्या उनकी है, लेकिन अब जब लिन जी द्वारा उसकी नज़रें गड़ाई जा रही थीं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास कोई मौका नहीं था? उन्होंने अनन्या के लिए इस यात्रा पर कितना खर्च किया। अब पकने वाला फल किसी और को लेने वाला था। ली चेंग ने निराशा की भावना के साथ बात करते हुए अपने दिल में दर्द महसूस किया। तो अनन्या निकट भविष्य में वापस नहीं आ सकती। आमतौर पर यह सच है। वू चेंगडोंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, लेकिन कुछ भी पूर्ण नहीं है। यह संभव है कि चूंकि वह काफ़ी जिद्दी और दृढ़ है, इसलिए वह पहले वापस आ सकती है। लेकिन ये लिन जी पर भी निर्भर करता है और वह उस पर किन तरीकों का इस्तेमाल करने को तैयार है। अब जबकि लिन जी ने मुझे फ़ोन किया है, इसका मतलब है कि यह उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं केवल उसके साथ सहयोग कर सकता हूँ। और वू चेंगडोंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर ली चेंग को फिर से कंधे पर थपथपाया और सार्थक रूप से कहा, कभी कभी एक खूबसूरत महिला सिर्फ एक खेल होती है। बिल्कुल खिलौना की तरह। जब आप इससे थक जाएंगे तो आप एक नए खिलौने की तलाश करेंगे। लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति अब नहीं चाहता है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी और के पास यह नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ अंकल वो, मैं पहले वापस जाऊंगा। ली चेंग एक अकेला व्यवहार फैलाते हुए चले गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसका खाना चुरा लिया है और जब तक दूसरों ने उसका स्वाद नहीं लिया तब तक वह इसे वापस नहीं लेगा। वह बहुत प्रयास करने गया था, लेकिन वह केवल बचे हुए लोगों के साथ समाप्त होने वाला था, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। हालांकि उनकी स्थिति की तुलना लिन जी से नहीं की जा सकती थी। लेकिन भले ही ऐसी नीतियां थीं जिनका पालन किया जाना था, लेकिन जवाबी उपाय भी थे। ली चेंग ने लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए कंपनी छोड़ दी। फिर एक बार जब वह अपनी कार में सवार हो गया तो उसने अनन्या को फ़ोन किया। अनन्या, ये ली चेंग है। मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में क्यों नहीं देखा? मैंने आपके बारे में पूछताछ की और पाया कि शांग जिंग में आपका व्यवसाय है। मैंने कुछ जानकारी सुनी, ऐसा लगता है कि आप कठिन स्थिति में हैं। लिन जी नाम का कोई है। 2 मिनट बाद अनन्या ने फ़ोन काट दिया। उसने जो फी की ओर देखा जो उसके सामने था और उसकी भौहें थोड़ी जुरीदार हो गईं। इस समय वह कैसे नहीं जान सकती थी कि लिन जी क्या सोच रहा था।
अभी अभी फूशान ने ये कहने के लिए फ़ोन किया कि वह कल शांगजिंग पहुंचेंगे और वेई चाओ के साथ एक साथ सहयोग और अनन्या की भूमिका के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ और दिन लगेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामने के दरवाजे पर उन मीडिया रिपोर्टरों की वजह से लिंजी ने कृपया अनन्या के लिए 8 अंगरक्षकों की व्यवस्था की। वे दरवाजे पर खड़े होकर किसी भी समय आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे अनन्या को यह महसूस हुआ कि वे सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए नहीं थे। बड़ी बहन यान, वह चाइल्ड लिन आपसे मुग्ध होगा। उन्होंने आपके लिए कार्यक्रमों के साथ साथ कुछ फिल्मों और टीवी शो की व्यवस्था की है। यह अफसोस की बात है कि मैं जोऊफी पहले से ही एक बहनोई है। अनन्या के पास जोऊफी ने अपने होठों को घुमाया और आह भरी। यह इतना आसान नहीं है। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। यह इतना जटिल नहीं है। चाइल्ड लिन ने आपके लिए एक कल्पना की है, इसलिए वह आपको अपने प्यार का इजहार करने के लिए संसाधन प्रदान कर रहा है। ये सामान्य है। जोऊफी कुछ संदिग्ध थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि अनन्या का क्या मतलब है। मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि कार्यक्रमों और टीवी शो के साथ क्या हो रहा है। निदेशक फू अनुबंध के बारे में बात करने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि लिन जी मुझे नाक से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। अनन्या ने थोड़ा मुंह फेर लिया। उसे हेरफेर की भावना पसंद नहीं थी। तो हमें क्या करना चाहिए? फूशान यहाँ व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं और इस अनुबंध पर निश्चित रूप से बातचीत होगी। जोऊफी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैंने फैसला किया है, हम उनके साथ फिल्म और टेलीविजन अनुबंध पर चर्चा नहीं करेंगे। परसों कार्यक्रम रिकॉर्ड करने के बाद हम तुरंत हांगकांग वापस जाएंगे। अनन्या की आंखों में भाव बदल गए और कुछ दृढ़ हो गए। यह मन था, लेकिन उसे लिन जी से थोड़ी सी धमकी भी महसूस हुई। रणविजय ने उससे पहले जो कहा था, उसके साथ उसने मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के बाद हांगकांग वापस चली जाएगी। जब वे बात कर रहे थे, किसी ने दरवाजा खटखटाया। जोऊफी दरवाजा खोलने के लिए गया, तभी उसने देखा कि अच्छी तरह से तैयार लिन जी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मुट्ठी भर शैंपेन गुलाब पकड़े हुए थे। हल्के गुलाबी गुलाब सामान्य समय में बिल्कुल मनमोहक होते, लेकिन अनन्या ने उनकी ओर देखा भी नहीं। चाइल्ड लिन, जोऊफी ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। भले ही वह उसे अपने दिल में पसंद न करती हो, फिर भी उसे सतह पर सामान्य शिष्टाचार का पालन करना था। मम्मा, लिन जी ने सिर हिलाया और इसके बारे में सोचा। उसने चाय की मेज पर गुलाब के फूल रखे, फिर मुस्कुराया और कहा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है और लगभग 6 बज चुके हैं। क्या हम डिनर के लिए बाहर चलें? मैंने लव लूसी के रेस्तरां में जगह बुक की है। मैंने सुना है कि वे आज वहां कोबे बीफ परोस रहे हैं। मिस जी, क्यों न हम साथ में जाकर इसका स्वाद चखें? उच्च वर्ग में लोग खाने की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देते थे, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध कोबे बीफ। इसे 5A रैंक दिया गया था, जो इसे अमीरों के सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक बनाता था। वे इसके कम उत्पादन के कारण इसे हर दिन नहीं खा सकते थे। लिन जी के निमंत्रण का सामना करते हुए अनन्या ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। उसने बस अपना सिर हिलाया और कहा, सॉरी चाइल्ड लिन, मैं पूरी दोपहर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, इसलिए मैं होटल में रुकना चाहती हूँ और आराम करना चाहती हूँ। मैं चाइल्ड लिन के साथ नहीं जा पाऊंगी। तो ऐसा ही है, लिन जी ने अफसोस की कृत्रिम आह भरते हुए कहा, ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं आप महिलाओं के साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। उस स्थिति में मैं बाद में कुछ खाना मंगवा लूंगी। मिस जी और मिस जो, आप यहाँ आराम कर सकती हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो कृपया किसी भी समय दरवाजे पर मौजूद लोगों को बताएं। मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी। ठीक है, धन्यवाद चाइल्ड लिन। जोऊफी मुस्कुराई और लिन जी को दरवाजे से बाहर भेजने के लिए आगे बढ़ी। उसने उसकी ओर देखा और कहा, चाइल्ड लिन, अपना ख्याल रखना। धमाका। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो जोऊफी के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह मुड़ी और अनन्या के पास बैठ गई और उसने कहा, उसके इस तरह के व्यवहार के साथ हमारे लिए बाहर जाना मुश्किल होगा। कमरे के बाहर लिन जी के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा, अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे से बुदबुदाया, ये और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। फिर वह मुड़ा और चला गया। उसके लिए पीछा करना खेल का एक और हिस्सा था और उसे जीतना तय था। लगभग 2 घंटे बाद किसी ने एक बार फिर अनन्या के दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार यह एक साफ सुथरे कपड़े पहने रसोया था। वह न केवल एक विदेशी रसोया था, बल्कि वह लव लूसी के रेस्तरां का मुख्य रसोया था। वह व्यक्तिगत रूप से यहाँ आया और उन दोनों के लिए 2 स्टेक, 2 सीफूड पिज्ज़ा और कुछ स्नैक्स बनाए। वह 82 लेफाइट की एक बोतल भी लाया, जिसकी कीमत 100,000 युआन से ज्यादा थी। ये बहुत महंगा डिनर था। वह यहाँ खुद खाना बनाने आया था, इसलिए अनन्या मना नहीं कर सकी। अंत में वे बस वापस बैठ गए और इसका आनंद लिया। आखिरकार स्टेक कोबे बीफ था। हालांकि यह रणविजय द्वारा उनके लिए पकाए गए मांस के व्यंजनों जितना अच्छा नहीं था, लेकिन यह बहुत बुरा भी नहीं था, इसलिए यह उनके द्वारा यहाँ आने के बाद से खाया गया सबसे स्वादिष्ट भोजन था। अगले दिन लिन जी दिखाई नहीं दी, लेकिन दोपहर को किसी ने मुट्ठी भर फूल भेजे। इस बार यह बड़ी संख्या में फूल थे, जिन्हें नीली जादूगरनी के रूप में जाना जाता है। फूलों के ऊपर लिन जी का एक हस्तलिखित नोट के साथ एक छोटा सा कार्ड था। मिस जी, जो इस फूल से भी अधिक सुंदर है, उसका दिन मंगलमय हो।
दोपहर में फू शान ने अपने दो साथियों को आमने सामने साक्षात्कार के लिए बुलाया और जो फी से कार्यक्रम के बारे में पूछा। ये जानने के बाद कि अगला कार्यक्रम अगले दिन रिकॉर्ड किया जाएगा, वे तीनों तुरंत चले गए। अनन्या और जो फी ने होटल के कमरे में रहने का फैसला किया और बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी तरफ जहां रणविजय था, दोपहर 3 बजे कुछ दिलचस्प हुआ। आप इस रेस्तरां के मालिक हैं, है ना? 3 युवा लोग अंदर आए और दुबले पतले चेहरे वाले व्यक्ति ने घमंड से पूछा। रणविजय ने बेरुखी से जवाब दिया। हाँ हाँ, दुबले पतले चेहरे वाले व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं असलिन रेस्टोरेंट का रसोइया हूँ। हमारा असलिन रेस्टोरेंट 2 सितारा मिशेलिन रेस्टोरेंट है। हमने आपके रेस्टोरेंट के बारे में कार्यक्रम देखा, लेकिन ये सिर्फ प्रचार था, पूरी तरह से झूठा और बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया। आप सिर्फ ग्राहकों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे मुख्य रसोइया लुचाओ ने आपको परसों इस सप्ताहांत एक प्रतियोगिता में आमंत्रित करने का फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ असली कौशल दिखा पाएंगे ताकि आपकी हार बहुत ज्यादा भयानक न हो। बोलते बोलते उसने एक आमंत्रण पत्र मेज पर रख दिया, फिर मुड़कर चुपचाप चला गया। हालांकि अगर वह 2 घंटे पहले आता और ऐसा रवैया दिखाता तो रेस्तरां के मेहमानों द्वारा उसकी आलोचना की जाती। हाँ, रणविजय ने आमंत्रण पत्र उठाया, लेकिन उसे देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी उंगली हिलाई और आमंत्रण पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया। पापा, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? मेंग मैंग ने कुछ हैरान होकर पूछा। शायद उनके सिर में कुछ गड़बड़ है। ... अगली दोपहर अनन्या और जोफी कार्यक्रम रिकॉर्ड करने के लिए फिर से टीवी स्टेशन गए। जब वे इस बार बाहर निकले तो भगवान का शुक्र है कि दरवाजे के सामने 30 से ज्यादा लोग थे जो उनकी ओर दौड़े चले आए। वे सभी या तो फोटो खींच रहे थे या इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हुए माइक्रोफोन पकड़े हुए थे। इस बार उनमें से कई मीडिया रिपोर्टर नहीं थे जिन्हें यहां आने के लिए रखा गया था। उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि कब कुछ दिलचस्प होने वाला है। इतने सारे रिपोर्टर अनन्या को रोकने के लिए आ रहे हैं तो जरूर कुछ चल रहा होगा, इसलिए दृश्य कुछ इस तरह बन गया। सौभाग्य से लिंजी द्वारा व्यवस्थित अंगरक्षक बहुत पेशेवर थे। उनकी वजह से वे आसानी से कार में बैठने में सक्षम थे। जब वे टीवी स्टेशन पर पहुंचे तब से लेकर 5:30 बजे तक कार्यक्रम सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किया गया। अनन्या ने सीधे डिनर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और होटल लौट आए। वापस लौटने पर उसने जोफी से उस शाम की फ्लाइट बुक करवा ली। इससे पहले कि वह रणविजय को सूचित कर पाती, फू शान आ गया। अनन्या, तैयार हो जाओ, हम 7 बजे चाइल्ड लिन और डायरेक्टर वेई के साथ डिनर करेंगे। फू शान ने सीधे कहा। डिनर? अनन्या ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। माफ करना डायरेक्टर फू, लेकिन मैंने 8 बजे की फ्लाइट बुक कर ली है। हम हांगकांग वापस जा रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? फू शान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने निर्विवाद स्वर में कहा, जाओ अपना टिकट वापस कर दो। मैं तुम्हें तैयारी के लिए आधा घंटा देता हूँ। हम 6:30 बजे समय पर निकलेंगे। शब्द सुनते ही अनन्या का चेहरा ठंडा हो गया। उसने सीधे उसका सामना किया और कहा, निर्देशक फू, आप सहयोग के बारे में खुद ही बात कर सकते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं आज रात हांगकांग वापस जा रहा हूं। हाँ, फू शान ने भौहें सिकोड़ी। ये स्पष्ट था कि वह थोड़ा गुस्से में था क्योंकि उसके मोटे गाल हिल रहे थे। उसने अनन्या को गुस्से से देखा और उदास स्वर में कहा, क्या तुम्हारे पंख पहले से ही सख्त हो गए हैं? मुझे अभी भी अपनी आज़ादी है। मैं कंपनी में सिर्फ एक अभिनेत्री हूँ, कैदी नहीं। अनन्या ने बहुत सख्ती से जवाब दिया और फू शान को ठंडी नज़र से देखा। हाँ, आज़ादी। फू शान जोर से हंसा, फिर रुका और ठंडे स्वर में बोला, अनन्या, चलो तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति के बारे में स्पष्ट हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए फिलहाल एक नौकरी की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी चूजी हो रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी लोकप्रिय हो? तुम गलत हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम तीसरे दर्जे के अभिनेता से भी बदतर हो? कंपनी तुम्हें विकसित करने में मदद करने के लिए अपने कुछ संसाधनों का उपयोग करने को तैयार है, लेकिन तुम न केवल कृतघ्न हो बल्कि तुम मना भी कर देती हो। क्या यह ऐसा कुछ है जिसे तुम मना कर सकती हो? मुझे लगता है कि मुझे मना करने का अधिकार है और ये संसाधन मुझे कंपनी द्वारा दिए भी नहीं गए हैं। निर्देशक के रूप में क्या तुम्हें पहले से ही सभी विवरण नहीं पता हैं? अनन्या ने दृढ़ रवैये के साथ तर्क दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जिद्दी हो। तुम मेरा, निर्देशक का भी सम्मान नहीं करती हो, है ना? फू शान गुस्से से कांपते हुए बोला, यह मत भूलो कि तुमने हमारी कंपनी के साथ 3 साल का अनुबंध किया है। तुम्हारे रवैये के कारण मैं तुम्हें ठंड में छोड़ सकता हूँ। क्या तुम समझती हो? तो कोशिश करो। अनन्या ने हिंसक ढंग से उठकर ठंडी आवाज में कहा। ये शब्द सुनकर फू शान दंग रह गया। अनन्या का सख्त रवैया कुछ अप्रत्याशित था, लेकिन इससे उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसके पास अवज्ञाकारी कर्मचारियों से निपटने के कई तरीके थे, लेकिन वह अभी झगड़ा नहीं करना चाहता था, न ही वह उससे पूरी तरह से संबंध तोड़ना चाहता था। इसलिए उसने अपना स्वर नर्म करते हुए कहा, अनन्या, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बॉस वू ने इसे व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया है। अन्यथा मैं खुद यहाँ नहीं आता। अभी तुम्हारे लिए अपना गुस्सा दिखाने का समय नहीं है। अगर बॉस वू नाखुश हैं तो रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी में कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा।
ये सुनकर अनन्या की आंखें थोड़ी झपक उठीं। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि फूशान वू चेंगडोंग के आदेश के कारण आया था। उसे बस यकीन नहीं था कि यह वास्तव में बॉस वू का आदेश था या वह किसी और के अधिकार का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। ये जो फी थी जो इसे और सहन नहीं कर सकती थी। इस समय वह खड़ी हुई और बोली, आप हमें मजबूर करने के लिए बॉस वू का उपयोग न करें, आप जानते हैं कि यह बेकार है। हम आज वापस जा रहे हैं, हमें वापस जाना चाहिए, भले ही सम्राट आए उसे भी हमारे रास्ते से हटना होगा। जो फी के शब्दों ने फूशान की आंखें धीरे धीरे चौड़ी कर दीं। क्या वे विद्रोह करना चाहते थे? फूशान अपने दिल की आग को दबा नहीं सका। जो फेई के बोलने से ठीक पहले अनन्या ने बीच में टोकते हुए कहा, फेई, तुम्हें इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे में हम अपॉइंटमेंट पर जाएंगे। ये शब्द सुनकर फूशान, जो बस अपना आपा खोने ही वाला था, रुक गया। फिर वह हंसा और बोला, अब समय आ गया है, ये तुम्हारे लिए भी एक मौका है। तुम्हें दूरदर्शी होने की जरूरत है। मैं अगले दरवाजे पर रहूंगा, जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बुला लेना। उसके बाद वह सीधे कमरे से बाहर चला गया। बड़ी बहन यान, जो फेई ने भौहें से कुढ़ी, फिर कुछ हद तक आक्रोश में कहा, वे स्पष्ट रूप से हमें धमका रहे हैं। चूंकि वे रात का खाना खाना चाहते हैं तो चलो चलते हैं, मैं देखती हूं कि वे क्या कर सकते हैं। अनन्या ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इसके साथ ही वे समय पर शाम के भोज में पहुंच गए। वहां लगभग 8 या 9 लोग थे। फूशान के साथ आए 2 स्टाफ सदस्यों के अलावा वेई चाओ के कई आदमी भी थे। अनन्या की शक्ल देखकर सभी ने उसकी तारीफ की और कहा कि वह कुछ भूमिकाओं के लिए बहुत उपयुक्त थी। और स्वाभाविक रूप से लिंजी अनन्या के साथ संवाद और बातचीत करने के अवसरों की तलाश में व्यस्त थी, लेकिन अनन्या का चेहरा ठंडा रहा। उसने गंभीर जवाब भी नहीं दिया, केवल पूरी उदासीनता के साथ ओह या ओह कहकर जवाब दिया। हर कोई इसे देख सकता था और फूशान ने बार बार अनन्या को आंख भी मारी, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। इससे लिंजी का अच्छा मूड धीरे धीरे गायब हो गया। वह पहले से ही थोड़ा अधीर था। इस समय अनन्या ने अपना मुंह खोला और अपने आने के बाद से अपना पहला पूरा वाक्य कहने के लिए खड़ी हुई। चाइल्ड लिन को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगी। उसके बाद अनन्या ने फूशान की ओर एक और नज़र डाली और ठंडे स्वर में कहा, ओह, वैसे डायरेक्टर फो, मेरी फ्लाइट कल दोपहर 3 बजे के लिए पुनर्निर्धारित की गई है। वापस आने पर मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मुझे सहयोग से जुड़ी सारी बातें आप पर छोड़नी होंगी। उसके बाद अनन्या और जो फेई सीधे चले गए, पीछे लोगों की एक मेज छोड़ गए जो खाली आंखों से देख रहे थे। ठीक है, फूशान का चेहरा गंभीर था और वह अपने दिल में बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे लिंजी की ओर मुस्कुराना पड़ा और कहना पड़ा, सॉरी चाइल्ड लिन, अनन्या पिछले कुछ दिनों से थोड़ी असहज महसूस कर रही है, इसलिए वह। ओह ठीक है, ये समझ में आता है। लिंजी ने हल्की हंसी दी, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर वह यहाँ नहीं है तो आप मेरे साथ सहयोग के बारे में बात कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? हाँ हाँ हाँ, चाइल्ड लिन सही है, वह निश्चित रूप से वापस नहीं जा रही है। मैं उससे कल बात करूंगा। जब फूशान ने लिंजी की दुखी आंखों को देखा तो वह लगभग ठंडे पसीने से लथपथ हो गया था। अगर उसने लिंजी को नाराज किया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इस समय वह फटने के लिए तैयार था। लिंजी हालांकि अधीर था और बुरे मूड में भी था। अनन्या, तुम सिर्फ एक स्टार हो, तुमने मुझे मना करने की हिम्मत कैसे की? लिंजी, तुम वास्तव में नहीं जानती कि तुम कौन हो। मेरे जैसे किसी व्यक्ति, लिंजी, के लिए ये तुम्हारा सम्मान है कि वह तुम्हें पसंद करे। उस स्थिति में ऐसा लगता है कि मुझे अब विनम्र होने की जरूरत नहीं है। लिंजी के लिए रणविजय जैसे वंशज को भी वह नष्ट कर सकता था यदि वह कुछ तरीकों का उपयोग करने को तैयार हो, तो एक स्टार की तो बात ही छोड़िए। अनन्या से निपटने के लिए उसके पास कई तरीके थे। चूंकि कोमल तरीकों का कोई असर नहीं होता तो वह कुछ और करने की कोशिश करता, लेकिन अनन्या के शांत भाव ने लिंजी की जीत की इच्छा जगा दी। उस रात कोई और शब्द नहीं बोले गए। अगली दोपहर 1 बजे अनन्या और जो फेई जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर निकले, दरवाजे के दोनों तरफ खड़े 8 अंगरक्षकों में से एक उनके रास्ते में आ गया। तुम क्या कर रहे हो? जो फेई ने अपनी भौहें उठाईं और उससे पूछा। क्षमा करें, श्री फूशान का आदेश है, आप अभी यहाँ से नहीं जा सकते, उस आदमी ने विनम्रता से उत्तर दिया। क्या वह तुम्हारे पिता हैं? क्या तुम वही करते हो जो वे कहते हैं? रास्ते से हट जाओ, जो फेई ने ठंडी गुनगुनाहट के साथ कहा। श्री फूशान के आदेश के बिना तुम नहीं जा सकते, आदमी ने फिर से उत्तर दिया। फेई, पुलिस को बुलाओ, अनन्या ने भौहें सिकोड़ते हुए और ठंडे स्वर में कहा। हाँ, हमें बस पुलिस को बुलाना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि तुम अभी जो कर रहे हो वह अवैध है? जो फी ने गुस्से में अपना मोबाइल फोन निकाला, कॉल करने के लिए तैयार हो गई। हाँ, उस आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पुलिस को बुलाओ, आगे बढ़ो, ये बेकार है। तुम मिस्टर फूशान की अभिनेत्रियां हो, सहयोग के बारे में बात करना और अपना शेड्यूल तय करना कानूनी है। इतनी भोली मत बनो, ये सही है। अचानक तालियों और प्रशंसा की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा तो देखा कि मोटा फूशान अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लिए हुए आया था।
जैसे ही वह पास आया उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अनन्या चलो अंदर चलो और हम बात करेंगे। ये देखकर जो फेई ने अपना मोबाइल फ़ोन नीचे रख दिया और अनन्या के साथ कमरे में वापस आ गई। फूशान अंदर आए और उसने दरवाजा पटक दिया। डायरेक्टर फू, तुम बहुत चालाकी से काम करते हो, जो फेई ने ठंडे स्वर में कहा। चुप रहो, तुम मुझसे बात करने की स्थिति में नहीं हो। फूशान ने ठंडे स्वर में रोते हुए उनकी तरफ देखा, फिर कहा, क्या मैं चालाकी कर रही हूं या तुम बहुत जल्दी दिखावा कर रहे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम वाकई खुद को खास समझते हो? कल रात तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने सालों से एंटरटेनमेंट सर्किल में हो, क्या तुम्हें नियम भी नहीं पता? क्या तुम बेवकूफ़ हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या सोच रहे थे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? जो फेई का गुस्सा भी खराब हो गया क्योंकि वह उसे घूर रही थी, उसे गाली देने के लिए तैयार थी। इस समय अनन्या ने उसे ठंडे स्वर में टोकते हुए कहा, सिद्धांतों के बारे में उससे बात करने में समय बर्बाद मत करो। निर्देशक फू, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? यदि तुम फिर से ऐसा करते हो तो मैं कानूनी तरीकों का उपयोग करके अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करूंगी। कानूनी तरीके? बढ़िया, कोई बात नहीं। जोर से हंसते हुए फूशान ने अपने ब्रीफकेस से एक दस्तावेज निकाला और उसे चाय की मेज पर फेंक दिया। उसने व्यंग्य किया, इस अभियोग को अच्छी तरह से देखो। यदि तुम आज चले गए तो अभियोग लागू हो जाएगा। उस समय तुम्हें लगभग 100 मिलियन परिसमापन क्षति का भुगतान करना होगा। तुम्हारी वर्तमान स्थिति के साथ तुम्हारे पास पैसे वापस चुकाने का कोई तरीका नहीं है। तुम बहुत आगे जा रहे हो। अनन्या का चेहरा पूरी तरह से ठंडा था। वह अपने दिल में बहुत क्रोधित थी, साथ ही वह रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी से निराश भी होती जा रही थी। और जो फी का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। मूल अनुबंध को याद करते हुए वह भी कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। जब फूशान ने उन्हें चुप होते देखा तो उसका स्वर थोड़ा नर्म हो गया और वह अच्छा आदमी बनने लगा। अनन्या, मुझे भी पता है कि यह थोड़ा अनुचित हो सकता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। ये सहयोग जारी रहना चाहिए। तुम हांगकांग वापस जाने के लिए उत्सुक हो और मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। अगर तुम जल्दी में हो तो तुम 2 दिन इंतजार क्यों नहीं करती? ठीक है, मैं 1 या 2 दिन में सीधे अनुबंध को अंतिम रूप दे दूंगा। यदि संभव हो तो मैं तुम्हें एक छोटी छुट्टी देने की कोशिश करूंगा। क्या ये ठीक है? फूशान की विशेषताओं को देखते हुए जो फी वास्तव में कहना चाहता था, इतना पाखंडी मत बनो। कितना घिनौना है। लेकिन वह जानती थी कि लोग सिटी हॉल से नहीं लड़ सकते, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा, भले ही उसे अपने शब्दों को रोकना असहज लग रहा था। इस समय अनन्या का सेल फोन अचानक बज उठा। जब उसने उसे उठाया तो वह मीकी था। इसके बारे में सोचने के बाद अनन्या ने फ़ोन उठाया। हेलो अनन्या, मैंने सुना कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ। हालांकि मैंने हाल ही में तुम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर भी तुम मेरे लोगों में से एक हो। तुम्हें कैसे धमकाया जा सकता है? अगर वह फूशान तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है तो उसे कोई मुंह मत दिखाना। मैं जिम्मेदारी ले लूंगा, लेकिन इस मामले से निपटना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। जहां तक अनुबंध की बात है, इसे ध्यान से पढ़ें और अगर तुम्हें ठीक लगे तो उस पर हस्ताक्षर कर दें। कल या परसों तक मैं तुम्हारे वापस आने की व्यवस्था कर दूंगा। जब तुम लोग वापस आओगे तो सहयोग का मामला ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बड़ी बहन मी। इस समय अनन्या के ठंडे दिल को थोड़ी राहत मिली। सब ठीक है, आखिरकार हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं और हमारी भावनाएं हमेशा एक दूसरे के साथ रही हैं। तो बस अपने आसपास क्या हो रहा है इस पर ज्यादा ध्यान दो, मीकी ने फोन रखने से पहले कहा। यह वाक्य ईमानदारी से कहा गया था। वास्तव में अगर ली चेंग नहीं होता तो मीकी का इरादा अनन्या को अच्छी तरह से विकसित करना था। लेकिन हमेशा ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके सामने लोग असहाय होते हैं। उसने अपना करियर खुद चुना, इसलिए उसे कई अन्य चीजें छोड़नी पड़ीं। फोन उठाने के बाद अनन्या ने फूशान को देखा और ठंडे स्वर में कहा, जितनी जल्दी हो सके कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास ले आओ। तुम्हें कई दिनों तक इंतजार करना होगा। फूशान ने उसे एक अजीब नज़र से देखा, ये सोचकर कि मीकी ने उससे क्या कहा। उसने इसके बारे में सोचा लेकिन कुछ और नहीं कहा और तुरंत चला गया। इस समय जोफी बहुत गुस्से में और असहज थी। उसने गुस्से में अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और फ़ोन किया। नमस्ते जीजा जी, बड़ी बहन यान और मुझे धमकाया जा रहा है। क्या शांगजिंग आपका पुराना इलाका नहीं है? जीजा जी जल्दी करो और हमारी मदद करने के लिए किसी को ढूंढो। ये शब्द सुनकर रणविजय ने मिंगमैन को अपनी बाहों से बाहर निकाला और उसे सोफे पर लिटा दिया ताकि वह छोटी सी बच्ची अकेले कार्टून देख सके। ऐसा करने के बाद वह अपनी आंखों में एक ठंडी नज़र के साथ रेस्तरां की खिड़की पर गया और बोला, बोलो। मैं तुम्हें बताता हूँ जीजा जी। जैसे ही जो फे शिकायत करने वाला था, अनन्या ने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं उसे बता दूंगी। ठीक है, जो फे ने कहा, मैं बड़ी बहन यान को खुद बताने दूंगी। उसके बाद उसने अनन्या को अपना सेल फोन दिया। रणविजय, अनन्या ने अपने होंठ फुलाए, उसके स्वर में कुछ शिकायत थी। मैं तुम्हें लेने आऊंगी। उस समय रणविजय ने इन 4 शब्दों में सरलता और सफाई से उत्तर दिया। अध्याय 235 खटपट। रणविजय की बातें सुनकर अनन्या को अंदर से गर्मी महसूस हुई। उसकी आंखें नर्म हो गईं और उसकी आवाज़ धीमी हो गई जब उसने कहा, यह इतना गंभीर नहीं है।
कंपनी के वरिष्ठ हमें जाने नहीं देंगे, इसलिए जब तक मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर देता हम नहीं जा सकते। ये कौन सा अनुबंध है? रणविजय ने पूछा। यह एक फिल्म और टेलीविजन शो के लिए अनुबंध है। निर्देशक वेई चाओ हैं और लिन जी निवेशकों में से एक हैं। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों में से एक निदेशक फू को बुलाया और उन्हें हमारे साथ बातचीत करने के लिए बुलाया क्योंकि वे मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं। हालांकि निदेशक फू हमें जाने नहीं देंगे, लेकिन चिंता मत करो, हम परसों वापस चले जाएंगे, अनन्या ने नाराजगी जताते हुए कहा। जीजा जी, वे हमें धमका रहे हैं, जो फी ने बगल से चिल्लाया। वह इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि रणविजय सुन सकता था। वह जानता था कि यह मामला उतना आसान नहीं था जितना अनन्या ने कहा था। क्या कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश कर रहा है? रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, तो मैं आज रात की फ्लाइट बुक करने जा रहा हूँ। नहीं, अनन्या उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब रणविजय उसे लेने आएगा, लेकिन उसे सभी बातों को ध्यान में रखना था। इसलिए अनन्या ने कहा, भले ही तुम हवाई जहाज से यहाँ आओ, मिंगमैंग इतनी लंबी लड़ाई के बाद थक जाएगी। इसके अलावा मैंने इस समय मीडिया का पूरा ध्यान आकर्षित किया है। अगर उन्हें मिंगमैन के बारे में पता चल गया तो वह जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा पाएगी। मैंने अभी भी मिंगमैन के बारे में सबको बताने का फैसला नहीं किया है और तुम्हारे यहाँ आने का कोई कारण नहीं है। अनन्या ने अचानक कहा, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अगर तुम आओगे तो बहुत भ्रम पैदा होगा। ये कहने के बाद अनन्या अचानक स्तब्ध रह गई। तुम क्या कह रहे हो अनन्या? रणविजय के बारे में, उसने धीरे से कहा। तुम मिंगमैन की माँ हो और मैं मिंगमैन का पिता हूँ। उसका क्या मतलब था? क्या उसने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया? अनन्या ने फिर से अपने दिमाग में बकवास भरना शुरू कर दिया। इस लाइन का कोई अनुवाद नहीं है, इसलिए मैंने इसे बिना सोचे समझे लिख दिया। हालांकि यह मुझे इसे जोड़ने नहीं देगा। मैं अभी जो कुछ भी लिख रही हूँ उसे यहाँ छोड़ दूंगी ताकि बाद में मुझे इसकी ज़रूरत पड़े। अरे बड़ी बहन यान, तुम जो कह रही हो वह ठीक नहीं है, मुझे अपने जीजा से बात करने दो। जब जोफी ने देखा कि अनन्या कुछ हद तक चुप हो गई है तो उसने फ़ोन पकड़ा और तिरस्कारपूर्वक कहा, जीजा जी, मुझे और बड़ी बहन यान को धमकाया जा रहा है। हमारे कमरे के बाहर कुछ लोग हैं जो हमें जाने नहीं देंगे। निर्देशक हमें मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें बाद में हमसे बदला लेना होगा। कोई बात नहीं। यह अच्छा है। जोफी थोड़ा स्तब्ध थी, इसलिए उसने जवाब देने के बाद फ़ोन काट दिया। उसने क्या कहा? अनन्या ने जिज्ञासा से पूछा। जीजाजी ने कहा। जोफी मुस्कुराए और धीरे से बोली, वह हमें लेने के लिए किसी को भेजेगा ताकि हम कल वापस जा सकें। इसके अलावा जीजाजी ने कहा कि उनके आदमी उन लोगों को धमकाएंगे जिन्होंने हमें धमकाया। वह बहुत मनमानी करता है। अनन्या ने नाक सिकोड़ी। फिर उसे वह समय याद आया जब रणविजय ने कहा था कि अगर कोई कुत्ता उसे काट ले तो वह उसे सीधे भून देगा। जब वह उस बारे में सोच रही थी, अनन्या की खूबसूरत आंखों में एक हल्की मुस्कान उभर आई। उसे लगा कि किसी का सहारा होना कितना बढ़िया है। दूसरी तरफ रणविजय खिड़की के सामने बैठा था। फोन रखने के बाद उसकी आंखों में उदासीनता भर गई और उसका चेहरा उतर गया। क्या किसी ने मिंगमैन की मां को धमकाया था? हालांकि वह अभी तक अनन्या के साथ नहीं था, लेकिन वह धीरे धीरे रणविजय के दिल में अपनी जगह बना रही थी। उसने स्वीकार किया कि उसे अनन्या की परवाह है। यही वजह है कि झाओ फैंग के अनन्या के लिए कुछ अंगरक्षक रखने के प्रस्ताव ने उसकी दिलचस्पी जगाई थी। रणविजय इस बात से अधीर था कि अनन्या लगभग एक सप्ताह से वापस नहीं आई थी। अब झाओ फैंग का नंबर डायल करते समय रणविजय की आंखें सिकुड़ गईं। जिसके बाद उसने केवल कुछ शब्द कहे, अभी तुरंत रेस्तरां में आ जाओ। इतना कहने के बाद रणविजय ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ समुद्र तट पर 20 लोग लगातार कैंग्यून जिम्नास्टिक का अभ्यास कर रहे थे। अन्य 30 लोग, जिनमें से सभी स्पष्ट शक्ति चरण में सफल हो गए थे, पिछले 2 दिनों से लड़ाई की तकनीकों का प्रशिक्षण जारी रखे हुए थे और इस शक्ति में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। झाओ फैंग 2 दिन पहले इनवर्ट स्ट्रेंथ स्टेज में सफल हो गया। जब झाओ फैंग इनवर्ट स्ट्रेंथ स्टेज में सफल हो गया तो वह इतना खुश हुआ कि वह तुरंत न्यू मून पर्वत पर वापस भाग गया और दहेई से लड़ा। हालांकि अंत में झाओ फैंग को पीटा गया और वह वास्तव में उदास महसूस कर रहा था। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि वह दहेई द्वारा धक्का दिए जाने पर केवल 3 से 4 मीटर पीछे गिरा था तो वह खुश हो गया। यह अभी भी बहुत अच्छी प्रगति थी क्योंकि वह अब केवल 3 से 4 मीटर पीछे गिरा था। आखिरकार वह पहले 7 से 8 मीटर पीछे हट चुका था। इस समय वह विभिन्न आंदोलनों का अभ्यास करने में व्यस्त था, लेकिन उसके पीछे उसके बैकपैक में रखा फोन अचानक बज उठा। झाओ फैंग ने आगे बढ़कर देखा और पाया कि यह उसका गुरु था, इसलिए उसने एक गंभीर चेहरा बनाया और जल्दी से फोन उठाया। झाओ फैंग ने जब रणविजय की बात सुनी तो उसका चेहरा उतर गया। ये पहली बार था जब उसने रणविजय से इतनी गंभीर आवाज सुनी थी। कुछ हुआ होगा। झाओ फैंग का दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल गया। वह धीरे से मुड़ा और बोला, जू योंग, यहाँ प्रशिक्षण संभालो, मुझे अब जाना है। अपनी बात समाप्त करने के बाद झाओ फैंग ने उन्हें सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। उसने सीधे अपना कोट उठाया और बिना कपड़े बदले बाहर निकल गया। सड़क पर पहुंचने और कार में बैठने के बाद वह तेज गति से गाड़ी चलाता हुआ 10 मिनट में रेस्तरां पहुंच गया।
मास्टर, मैं यहाँ हूँ। झाओ फैंग रेस्तरां में भागा और रणविजय के सामने बैठ गया। अच्छा, रणविजय ने सीधे कहा, शांग जिंग जाओ और अनन्या को वापस लाओ। ठीक है, मुझे कब जाना चाहिए, मास्टर? झाओ फैंग ने पूछा। आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। हालांकि जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। और उसे कल रात तक वापस ले आओ, रणविजय ने जवाब दिया। ठीक है, झाओ फैंग ने सिर हिलाया, जो कुछ हो रहा था उसे स्पष्ट रूप से समझते हुए। इस बिंदु पर उसने अनिश्चित स्वर में पूछा, मास्टर, क्या आपकी पत्नी मुसीबत में पड़ गई? उसके इर्द गिर्द कुछ मक्खियां भिनभिना रही हैं और वे उसे हांगकांग वापस आने से रोक रही हैं। वहां जाने का तुम्हारा उद्देश्य उसे वापस ले जाना है। और इस समय रणविजय ने अपनी आंखें सख्त कर लीं और ठंडे स्वर में कहा, उन मक्खियों को मार डालो। उसके शब्द सुनकर झाओ फैंग पूरी तरह चौंक गया। क्या मास्टर उन्हें मारना चाहते थे? उन मक्खियों को मार डालो कहने का मतलब था, इस बार शांग जिंग की उसकी यात्रा मास्टर की पत्नी को वापस लाने के लिए थी और उसे रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति या चीज से लड़ना था। धिक्कार है, मास्टर ने उसे शांग जिंग में उनके इलाके में घुसने के लिए कहा। रणविजय के असली इरादों को समझने के बाद झाओ फैंग ने सख्त चेहरा बना लिया। शांग जिंग एक जटिल ताकतों वाला स्थान था, इसलिए वह अकेले इस कार्य को कैसे पूरा कर पाएगा। हालांकि वह अपने मालिक के आदेश को कभी भी अस्वीकार नहीं करेगा। कुछ देर सोचने के बाद झाओ फैंग ने धीरे से कहा, मास्टर, मैं वहां अकेले जाऊं या दूसरों के साथ? आहू और दूसरे प्रशिक्षु भी स्पष्ट शक्ति चरण में पहुंच चुके हैं। यह आप पर निर्भर है, रणविजय ने एक नर्म जवाब दिया। उसे झाओ फैंग के स्वभाव की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने कई सालों तक तांग झान के लिए काम किया था। रणविजय का मानना था कि वह इस काम को ठीक से कर सकता है। अगर उसका सामना वाकई किसी बड़ी ताकत से होता भी तो वह उसे बुला लेता, जैसा उसने पिछली बार किया था। ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। झाओ फैंग उठकर चला गया। कार में बैठने के बाद झाओ फैंग भागा नहीं, इसके बजाय उसने गू चेन को बुलाया। एक हफ्ते के बाद पूरा दक्षिणी जिला स्थिर हो गया था। इस बीच लाओ बियाओ और उसके आदमियों को निष्कासित कर दिया गया था। इस वजह से गू चेन पहले ही दक्षिणी जिले का भूमिगत नेता बन चुका था। हालांकि अब उसे अपनी शक्ति को मजबूत करना था। शायद दक्षिणी जिला लगभग 1 महीने में फिर से स्थिर रूप से विकसित हो जाएगा। लेकिन इन सब का झाओ फैंग से कोई लेना देना नहीं था। कॉल के बाद झाओ फैंग ने तुरंत कहा, गू चेन, क्या तुमने वो सारी चीजें तैयार कर ली हैं जो मैंने पहले मांगी थी? हाँ, कृपया किसी से कहो कि उन्हें फैंग मिंग नाइट क्लब में भेज दे। मैं बाद में वहां जाऊंगा, झाओ फैंग ने कहा। ठीक है, मैं बाद में खुद वहां जाऊंगा। चलो आज रात एक ड्रिंक लेते हैं, गू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद झाओ फैंग ने कहा, तुम किसी से कहो कि उन्हें भेज दे। मैं बाहर जा रहा हूँ। वैसे अगर यह सुविधाजनक हो तो कृपया मुझे शांग जिंग के लिए सुबह 3:00 बजे से 5:00 बजे के बीच की उड़ान के लिए कुछ टिकट बुक करने में मदद करें। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि झाओ फैंग के पास व्यवस्था करने का समय ही नहीं था। गू चेन के पास ज्यादा संपर्क था, इसलिए उसे उसकी मदद की जरूरत थी। आपको कितने टिकट चाहिए? गू चेन ने पूछा। 30। मैं आपको बाद में जाने वाले लोगों के बारे में सारी जानकारी भेज दूंगा, झाओ फैंग ने धीरे से कहा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अपनी बात खत्म करने के बाद झाओ फैंग ने फोन रख दिया। उसने कार स्टार्ट की और वापस समुद्र तट पर चला गया। सभी लोग कुछ मिनट के लिए आराम करें। झाओ फैंग ने ताली बजाई और उन्हें पास बुलाया। क्या है भाई फैंग? शू योंग को छोड़कर जो भी स्पष्ट शक्ति चरण में पदोन्नत हुए हैं वे मेरे पीछे आएं। झाओ फैंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, शू योंग, आपको यहीं रहना चाहिए और यही प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए। भाई फैंग, हम क्या करने जा रहे हैं? आहू की आंखें चमक उठीं। सभी की उत्सुक निगाहों के सामने झाओ फैंग ने दृढ़ता से कुछ शब्द बोले। हम किसी को सबक सिखाने के लिए शांग जिंग जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। एक विराम के बाद एल्डर मिंग जोर से हंस पड़े। भाई फैंग, तुम मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो? क्योंकि तुम किसी को गाली देने जा रहे हो? जू योंग ने उसे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देते हुए कहा। तुम मौजूदा प्रशिक्षुओं में सबसे अच्छे हो, इसलिए तुम्हें यहीं रहना चाहिए, झाओ फैंग ने एक हंसी के साथ कहा। भाड़ में जाओ। ठीक है, जू योंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया। आहू और अन्य 28 लोग झाओ फैंग का अनुसरण करते हुए उत्साह से भर गए। वे अपनी नाटकीय रूप से बढ़ती ताकत का प्रदर्शन करना चाहते थे। बस इसके बारे में सोचना ही रोमांचक लग रहा था। हालांकि जो लोग शांग जिंग नहीं जा रहे थे उन्हें अन्याय महसूस हुआ। अपनी अपर्याप्त ताकत के कारण वे इस बार उनके साथ नहीं जा सके, लेकिन वे सुनिश्चित करेंगे कि अगली बार वे पीछे न रह जाएं। झाओ फैंग ने आगे बढ़कर फैंग मिंग नाइट क्लब की ओर गाड़ी चलाई। इस समय उन्हें अतिथि माना गया, जिससे वे भावुक हो गए। उन्हें अतिथि कक्ष में ले जाया गया और झाओ फैंग ने पहले से आरक्षित वर्दी अंदर इंतजार कर रही थी। झाओ फैंग ने अपने एक आदमी से गू चेन जाने वाले सभी लोगों की जानकारी भेजने को कहा और गू चेन ने सुबह 3 बजे की उड़ान के लिए टिकट बुक कर लिए। अपने नाम से चिन्हित कपड़े खोजें और उन्हें पहन लें। झाओ फैंग ने चिल्लाते हुए अपना हाथ हिलाया।
कपड़ों पर डिज़ाइन दर्जी द्वारा बनाए गए थे और सभी के पास 3 सूट थे। झाओ फैंग ने वर्दी पर बहुत खर्च किया क्योंकि उनका मानना था कि जब वे बाहर होते थे तो वे मिंग सुरक्षा और रणविजय का प्रतिनिधित्व करते थे। इसलिए झाओ फैंग ने वर्दी को अलग दिखाने के लिए लगभग 16 मिलियन युआन खर्च किए। सूट ब्रियोनी द्वारा सिलवाए गए थे और उनमें से प्रत्येक की कीमत 100,000 युआन से थोड़ी अधिक थी। इसके अलावा शर्ट, टाई और चमड़े के जूते सभी डाय द्वारा बनाए गए थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 50,000 युआन थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि केवल सफल लोग ही ऐसी वर्दी के हकदार थे। सभी ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और बाहर आ गए। जब उन्हें पता चला कि एक वर्दी कितनी महंगी है तो वे सभी उत्साहित हो गए। उन्होंने कई सालों तक संघों में रहने के बाद भी इतनी उच्च गुणवत्ता वाली वर्दी कभी नहीं पहनी थी। भाई फैंग, हमें कब निकलना चाहिए? हम शांगजिंग में क्या करने जा रहे हैं? आहू ने उत्साह से पूछा। हम सुबह 3:00 बजे निकलेंगे और हम मालिक की पत्नी को लेने जा रहे हैं। कुछ लोग उसे वापस नहीं आने देना चाहते हैं, इसलिए जो कोई भी इस बार हमें रोकेगा हम उसे हरा देंगे। झाओ फैंग ने गहरी आवाज में जवाब दिया। आहू और उसके साथी इन शब्दों के कारण अधीर हो गए, इसलिए वे जल्द से जल्द शांगजिंग पहुंचना चाहते थे और वहां की मौजूदा स्थिति को बदलना चाहते थे। झाओ फैंग के लिए वह चुप हो गया। शांगजिंग वास्तव में एक बेहद खतरनाक जगह थी। झाओ फैंग एक ऐसा व्यक्ति था जो छलांग लगाने से पहले देखना पसंद करता था ताकि वह अपनी बढ़ती ताकत से प्रभावित न हो और घमंडी न हो जाए। जब उन्होंने देखा कि झाओ फैंग सोचने में व्यस्त था तो सभी धीरे धीरे शांत हो गए। आहू, एक टीम से संपर्क करें जो कल पूरे दिन शांगजिंग में हमारी सेवा करेगी, झाओ फैंग ने अचानक कहा। ठीक है। आहू ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ कॉल करना शुरू कर दिया। बड़े मेंग, शांगजिंग से हांगकांग के लिए सुबह लगभग 11 बजे की उड़ान के लिए 32 टिकट बुक करें। मैं आपको बाकी 2 आईडी नंबर भेज दूंगा, झाओ फैंग ने कहा। ठीक है। एल्डर मेंग ने सिर हिलाया। मैं एक कॉल करने जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद झाओ फैंग एक बेडरूम में चला गया, खिड़की के पास खड़ा हुआ और एक नंबर डायल किया। प्रशिक्षक लियू, मुझे आपको कुछ परेशान करना है। ... अगली सुबह 7 बजे। खटखट खटखट खटखट। फूशान ने अनान्या और जोऊ फेई के कमरे का दरवाज़ा बेरहमी से खटखटाया। क्या हुआ तुम्हें? दरवाज़ा खोलने के बाद जोऊ फेई ने झुंझलाहट से पूछा। साफ सुथरा हो जाओ, हम आधे घंटे में फैंगताई क्लब में कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने जा रहे हैं, फूशान ने ठंडे स्वर में कहा। अच्छा, जोऊ फेई ने जवाब दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। इस समय अनन्या और जोऊ फेई अभी अभी जागे थे। कपड़े पहनने के बाद फूशान उन्हें नाश्ता कराए बिना ही ले गया। फैंगताई क्लब एक निजी मनोरंजन क्लब था जिसने सदस्यता प्रणाली को अपनाया था और यह आम लोगों के लिए सुलभ नहीं था। निजी मनोरंजन क्लब की अवधारणा यूरोप के अमीरों से आई थी। इसे अमीरों के लिए बनाया गया था और इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रति व्यक्ति करोड़ों डॉलर थी। निजी क्लब की सदस्यता धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। फैंगताई क्लब शांगजिंग में एक प्रसिद्ध निजी क्लब था जिसे शांगजिंग के एक धनी परिवार मेहरा द्वारा समर्थित किया गया था। क्लब का मालिक मेहरा लॉन्ग था जो मेहरा परिवार के मालिक का बेटा था। रणविजय के पिता मेहरा यू के गायब होने के बाद मेहरा परिवार में गिरावट आई थी, लेकिन मेहरा नान के नेतृत्व में यह धीरे धीरे सुचारू रूप से विकसित हुआ। पहले जितना शक्तिशाली नहीं होने के बावजूद यह अभी भी एक बड़ा परिवार था। हाल के वर्षों में मेहरा परिवार के सबसे उत्कृष्ट बेटे मेहरा लॉन्ग के लिए उनसे कुछ वर्षों में मेहरा परिवार के मूल में उठने की उम्मीद थी। जेएमसी लिमो में सवार होकर फूशान अनन्या, जोऊ फी और 2 अन्य लोगों के साथ क्लब के मुख्य द्वार से प्रवेश किया। क्लब एक अवकाश और मनोरंजन भवन था जिसमें कई विलाशैली की इमारतें, गर्म झरने, छोटे पुल, बहती नदियां और अंदर रॉक गार्डन थे। यह विश्राम के लिए एक अच्छी जगह थी। एक वेटर का पीछा करते हुए वे अंदर चले गए, अवकाश भवन से गुजरे और सैर सपाटे के लिए एक कार में सवार हो गए। वे दाईं ओर एक चौड़े लॉन में चले गए जिसका इस्तेमाल क्लब के गोल्फ कोर्स के रूप में किया जाता था। चूंकि सुबह 8 बजे सूरज बहुत गर्म नहीं था, इसलिए शांगजिंग में इतनी सुबह गोल्फ खेलते समय लोगों को गर्मी महसूस नहीं होती। गोल्फ कोर्स में जाने के बाद उन्होंने देखा कि लिन जी सहित लगभग 1 दर्जन लोग टी के एक तरफ खड़े थे, जबकि वेई चाओ और कुछ अन्य लोग उनके पीछे खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो वे मौजूद ही नहीं थे। चाइल्ड लिन, हम यहाँ हैं, फूशान ने लिन जी के पास जाकर झुककर मुस्कुराते हुए कहा। मम्मा, लिन जी ने सिर हिलाया, फिर अनन्या की ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराए और कहा, मैं समझ गई। अनन्या, क्या तुम कोशिश करना चाहती हो? मुझे नहीं पता कि कैसे खेलना है। अनन्या ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इस बीच वह थोड़ी दुखी और असहाय महसूस कर रही थी। फूशान ने कहा कि वे अनुबंध के बारे में बात करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उसे अपने साथ गोल्फ खेलने के लिए मजबूर किया था। यह अजीब है, मुझे याद है कि मिस जी गोल्फ काफ़ी अच्छी तरह खेलती हैं। लिन जी के बगल में बैठे लंबे आदमी ने अचानक हंसते हुए कहा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। मैं आपको मिलवाती हूँ, ये मेहरा लॉन्ग है, चाइल्ड मेहरा, जो मेहरा परिवार की युवा पीढ़ी में एक बेहतरीन व्यक्ति है, लिन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, अनन्या भावहीन थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, चाइल्ड मेहरा। अनन्या, क्या तुम्हें मेरी याद है?
इस बिंदु पर मेहरा लॉन के बाईं ओर कटे हुए बालों वाला आदमी अपने होंठ सिकोड़कर बोला। उसने चंचल नजर से अनन्या को देखा। माफ कीजिए, आप कौन हैं? अनन्या ने संदेह में पूछा। मेरा नाम मेहरा युआन है। क्या तुम्हें याद है कि तुम शराब पीते हुए बेहोश हो गई थी? मेहरा युआन ने आलस से कहा। मुझे याद नहीं है, अनन्या ने एक नीरस जवाब दिया, लेकिन उसने सोचा कि शुरुआत में क्या हुआ था। उसने ज्यादा शराब नहीं पी थी, लेकिन उसे नशीला पदार्थ दिया गया था, जिसकी वजह से उसके और रणविजय के बीच दुर्घटना हुई। सुंदरियों की याददाश्त कम होती है। हाँ, मेहरा युआन ने ताना मारते हुए कहा। ये देखकर कि मेहरा युआन कुछ हद तक घमंडी था, मेहरा लॉन्ग ने चुपके से अपना सिर हिलाया। जो व्यक्ति अपने परिवार की मजबूत पृष्ठभूमि का इस्तेमाल बेईमानी से करने के लिए करता है, वह कभी सफल कैसे हो सकता है? हालांकि मेहरा लॉन्ग खुश था। जब दूसरे कमजोर थे तभी वह अलग दिख सकता था और मेहरा परिवार का अगला मुखिया बन सकता था। अनन्या, क्या तुम एक राउंड खेलना चाहती हो? लिन जी ने फिर पूछा। नहीं, अनन्या के इनकार के सामने लिन जी ने कुछ नहीं कहा। उसने मेहरा लॉन्ग की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, भाई लॉन्ग, एक और राउंड खेलने के बारे में क्या ख्याल है? 6, बढ़िया, इस बार मैं गंभीर रहूंगा, मेहरा लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं देखने का इंतजार कर रहा हूं। दोनों लोगों ने गोल्फ का एक नया दौर शुरू किया, जो मेहरा लॉन्ग की मामूली जीत के साथ समाप्त हुआ। भाई लॉन्ग, तुम उस चीज के बारे में क्या सोचते हो जिसका मैंने तुम्हें उस दिन जिक्र किया था? खेल के बाद लिन जी ने अचानक उससे एक सवाल पूछा। इस बार उसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य मेहरा लॉन्ग के साथ सहयोग करने के बारे में बात करना था। जहां तक अनन्या की बात है, उसे फूशान ने केवल मेहरा लॉन्ग के प्रति अपनी दयालुता दिखाने के लिए अपने साथी के रूप में लाया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह अपनी स्थिति को नहीं समझ पा रही थी। चलो मेरे दफ्तर में चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। मुझे अभी अभी कुछ प्राचीन वस्तुएं मिली हैं जो चाइल्ड लिन को पसंद आ सकती हैं, मेहरा लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, लिन जी ने सिर हिलाया। दोनों लोगों ने आगे बढ़कर आगे की ओर कदम बढ़ाए। उनके पीछे मेहरा युआन और अन्य 4 लोग थे, जबकि बाकी सभी वहीं खड़े रहे। ये स्पष्ट था कि वे उनके साथ जुड़ने के योग्य नहीं थे। 2 कदम चलने के बाद फूशान ने अनन्या की ओर देखा, उसे एक नज़र देखा और कहा, अनन्या, वहां खड़ी मत रहो, हमारे पीछे आओ। अनन्या को उसकी आंखों में भाव देखकर गुस्सा आया। वह हिली नहीं, बल्कि ठंडे स्वर में बोली, निदेशक वेई वहां हैं। क्या हम पहले अनुबंध के बारे में बात कर सकते हैं? मुझे कुछ काम है। जैसे ही अनन्या ने अपना मुंह खोला, मेहरा लॉन्ग, लिंजी और बाकी लोग रुक गए, फिर उसकी ओर देखा। फूशान का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसने अनन्या को घूरा और एक चिकनी मुस्कान के साथ कहा, अनन्या, हम अनुबंध के बारे में बाद में बात करेंगे। निर्देशक फू, आप पहले जा सकते हैं और हम खुद निदेशक वेई से बात कर सकते हैं, जोऊफी ने कहा और वह लापरवाही से अनन्या की ओर चली गई। उसने कोई डर नहीं दिखाया क्योंकि उसे अभी अभी बताया गया था कि जीजा द्वारा भेजे गए लोग आ रहे हैं। अनन्या, क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें कल क्या कहा था? फूशान बहुत क्रोधित था, लेकिन उसे ऐसी स्थिति में अपना गुस्सा रोकना पड़ा और धीमी आवाज में बोलना पड़ा। क्या तुम हमसे घृणा करती हो? मेहरा युआन ने भौहें सिकुड़ी, फिर अनन्या की ओर देखा और कहा, तुम नियमों को भी नहीं समझती। जैसे ही उसने कहा, कोर्ट का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। इस समय लिंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या पिछले कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रही है, इसलिए उसे आराम करने दो। हम बातें करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, मेहरा लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ गया। वे चले गए, जबकि फूशान गुस्से से लाल चेहरे के साथ वहीं रहा। उसने अनन्या और जोऊफी को घूरते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन खुद को बोलने से रोक लिया। अगर यहाँ कोई नहीं होता तो वह कसम खाने की संभावना रखता। ओह डायरेक्टर फू, आपकी आंखें थोड़ी लाल हैं, क्या आप देर तक जागते रहे? क्या हम उस अनुबंध के बारे में बात कर सकते हैं? क्यों न हम इस पर किसी और दिन बात करें? जोऊफी ने चिंतित भाव से देखा। हम अभी बात कर सकते हैं। फूशान ने चुपके से अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़कर आराम करने वाले स्थान की ओर चल पड़ा। वेई चाओ और उसके साथियों का अभिवादन करने के बाद जोऊफी और अनन्या बैठ गए और उनके साथ अनुबंध पर बात करने लगे। जोऊफी के बार बार आग्रह करने पर वेई चाओ ने एक अनुबंध निकाला। जोऊफी ने इसे करीब 10 मिनट तक देखा। पढ़ने के बाद उसका चेहरा उतर गया। अनन्या की भूमिका और उसका हिस्सा दोनों ही अनिश्चित हैं, तो आप हमसे भूमिका की पहचान करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? जोऊफी ने अनुबंध को वापस फेंकते हुए व्यंग्य किया। इस बिंदु पर अनन्या ने भी भौहें सिकोड़ लीं। उसने उदासीनता से फूशान और वेई चाओ को देखा, फिर कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास क्या है। संक्षेप में, मैं आज ही चली जाऊंगी। यदि आप वास्तव में मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया निदेशक मिकी श्री वेई से संपर्क करें। बस इतना ही। फूशान अपने गुस्से को रोक नहीं सका और उसने कठोरता से कहा, क्या आपको याद नहीं है कि मैंने कल रात क्या कहा था? आप खुद को क्या समझते हैं? क्या आपके पास नहीं है? हालांकि बोलने से पहले उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि उसके आसपास के सभी लोग अचंभित थे और वे गेट की ओर देख रहे थे। उसने बोलना बंद कर दिया और जब उसने देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। काले सूट पहने 30 लोगों का एक समूह दौड़ रहा था।
उनकी जोरदार गति और अद्भुत गति ने यहाँ के कई लोगों को डरा दिया। ये किसी फिल्म के दृश्य जैसा था जहाँ एक भूमिगत सेना का टाइकून अपने आदमियों को सब कुछ मिटाने के लिए लाता है। 5 मिनट पहले वापस जाएं। फैंगताई क्लब के प्रवेश द्वार के सामने कुल 8 सुरक्षाकर्मी खड़े थे, जिनमें से कई आपस में बातचीत कर रहे थे। ज़ियाओलियांग, मैं अभी उन लोगों को लेकर आया हूँ और मैंने अनन्या को देखा। वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, केवल झांग लोंग और लिन जी जैसे लोग ही इतने आकर्षक होते हैं। अरे, लोगों का एक समूह इस ओर आ रहा है। अचानक उनके पीछे खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें याद दिलाया, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने 12 कारों को तेज गति से क्लब की ओर आते देखा। बीच में एक सफ़ेद बेंटले के साथ BMW 730 की एक पंक्ति थी। धमाका, धमाका, धमाका। दर्जनों लोगों के कारों से बाहर निकलने पर दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उनका नेतृत्व एक बहुत ही सुंदर आदमी कर रहा था, जो जोरदार कदमों से आगे बढ़ रहा था। ये टाइकून कौन है? वह जाना पहचाना नहीं लग रहा है। उनमें से एक, जो 30 साल का था, ने उसका अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए पूछा, नमस्ते, कृपया मुझे अपना सदस्यता कार्ड दिखाओ। झाओ फैंग ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मेरे पास सदस्यता कार्ड नहीं है। तुम्हारे पास सदस्यता कार्ड नहीं है? वह आदमी दंग रह गया और बोला, मुझे खेद है, ये जगह गैर सदस्यों के लिए खुली नहीं है। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो कृपया अंदर के लोगों से संपर्क करें। मैं यहाँ किसी को लेने आया हूँ, झाओ फैंग ने जवाब दिया, फिर सीधे क्लब में चला गया। एर, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम किसी को लेने जाना चाहते हो तो कृपया उन्हें बुलाओ। रुको, अगर तुम और आगे चलोगे तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। हालांकि उनके सामने 30 लोग थे, लेकिन ये 8 गार्ड डरे हुए नहीं थे। कोई भी यहाँ परेशानी नहीं खड़ी कर सकता था क्योंकि वे शांगजिंग में थे और यह झांगलोन का इलाका था। बोलते समय उनके हाथ उनकी पीठ के निचले हिस्से में बिजली के डंडों की ओर बढ़े और अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में पूछा, एक बार रुको, क्या तुम नहीं जानते कि यह जगह किसकी है? क्या तुम पहले से ही काफ़ी समय से रह रहे हो? क्या तुम यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहे हो? झाओ फैंग रुक गया। उसके बोलने से पहले आहू, एल्डरमेंग और पीछे के कई अन्य लोग आगे बढ़े। धमाका, धमाका। कुछ हथकड़ी और लात के साथ 8 आदमी जमीन पर लेट गए और अपने हाथों से अपनी बाहों या पेट को ढंक लिया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है कि यह जगह किसकी है? झाओ फैंग ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सपाट नज़र से देखा और इमारत में ले गया। जो हुआ उसे देखने के बाद अधेड़ उम्र का व्यक्ति और अन्य 7 लोग सभी आश्चर्य से चौंक गए। उस व्यक्ति ने इंटरकॉम निकाला और भयभीत होकर कहा, कुछ भयानक हुआ है। कुछ लोग परेशानी पैदा करने आए हैं और वे पहले ही अंदर घुस चुके हैं। झाओ फैंग और अन्य 29 लोग इमारत से होकर आगे बढ़े। पहली मंजिल पर लॉबी में सभी के चेहरे पर भाव बदल गए क्योंकि उन्हें लगा कि इन लोगों ने एक खतरनाक आभा छोड़ी है। हालांकि कर्मचारियों ने आगे आकर उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। कई सुरक्षा गार्डों ने भी उनके इंटरकॉम से शब्द सुने, लेकिन उन्हें मुख्य बल का इंतजार करना पड़ा क्योंकि वे उनसे मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। मनोरंजन भवन से बाहर निकलने के बाद झाओ फैंग ने एक नज़र डालने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, फिर दाईं ओर गोल्फ कोर्स को देखा जो उससे ज़्यादा दूर नहीं था और कहा, जल्दी से वहां पहुंचो। जैसे ही झाओ फैंग ने बोलना समाप्त किया, वह दौड़ने लगा। उसके पीछे आहू और अन्य लोग भी दौड़ने लगे। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वे ऐसे चल रहे थे जैसे कि वे 100 मीटर की दौड़ में प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। जो कुछ अभी हुआ उसे देखने के बाद हॉल में मौजूद हर कोई अचंभित रह गया। क्या कुछ भयानक होने वाला है? चलो चलते हैं और देखते हैं। हे भगवान, फैंगताई क्लब में इस तरह की स्थिति पहली बार हुई है। सभी ने उनका पीछा किया और उत्सुकता से गोल्फ कोर्स की ओर दौड़ पड़े। हालांकि यहाँ सुरक्षाकर्मी उनसे भी ज़्यादा तेज थे। सिर्फ 1 मिनट में उन्होंने करीब 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया, जो सभी हटे कटे दिख रहे थे और काले रंग की बनियान पहने हुए थे। ये लोग जल्दी से झाओ फैंग और उसके साथियों के पीछे चले गए। इस बिंदु पर फूशान अपना आपा खोने वाला था। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसने झाओ फैंग और उसके साथियों को दौड़ते हुए देखा। वहां मौजूद 1 दर्जन से अधिक लोग हैरान होकर खड़े हो गए। वे कौन थे? वे यहाँ क्या कर रहे थे? हालांकि अनन्या झाओ फैंग को देखकर शांत हो गई। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों आया था। हालांकि जोऊफी को उनका उद्देश्य पता था और वह थोड़ी उत्साहित थी। हाँ, कितने सारे लोग हैं। जीजाजी कितने शानदार हैं। वह उनकी ओर दौड़ी, लेकिन झाओ फैंग और बाकी लोगों ने सांस भी नहीं ली। वे अनन्या के सामने खड़े हो गए, जबकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे संबोधित करें। मास्टर की, ओह, उसने जोर से मास्टर की पत्नी नहीं कहा। बॉस, उसे बॉस की पत्नी कहना थोड़ा गलत था, तो उसे कैसे संबोधित करना चाहिए? झाओ फैंग का मुंह थोड़ा कांप उठा। उसने सोचा कि उसकी हिचकिचाहट ने उनकी गति को कुछ हद तक प्रभावित किया है। बहन अनन्या, बॉस ने हमें आपको लेने के लिए कहा है। कुछ देर सोचने के बाद झाओ फैंग मुस्कुराया और यह कहा। इस समय न केवल उसकी मुस्कान, बल्कि उसने जो कहा उसने भी अनन्या को गर्मजोशी का एहसास कराया। उसने मुझे लेने के लिए अपने लोगों को भेजा। मेरा ख्याल रखा जाना अच्छा है। ठीक है, अनन्या मुस्कुराई और धीरे से अपना सिर हिलाया।
अनन्या की मुस्कान देखकर झाओ फैंग भी मुस्कुराया। इस समय एक असंगत आवाज गूंजी, तुम जाना चाहती हो? हाँ हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? फू शान के होश में आने के बाद उसने उपहास किया। इस किसी ने झांग लॉन के क्लब में आकर अनन्या को ले जाने की हिम्मत नहीं की। वे जीने से थक गए होंगे। व्यंग्य से भरी आवाज में उसने कहा, अनन्या, अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं न केवल तुम पर मुकदमा करूंगा बल्कि कंपनी से तुम्हें दबाने का अनुरोध भी करूंगा। क्या तुम अपना भविष्य का करियर देखना चाहती हो? अपनी बात खत्म करने से पहले झाओ फैंग ने अचानक मुस्कुराना बंद कर दिया। उसने फूशान को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, तुम कौन हो? वह फूशान है, हमारी रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी के निदेशक फूशान के बगल में मौजूद कर्मचारी ने व्यंग्य किया और कहा, तुम्हें अपने आदमियों की संख्या पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अनन्या हमारी कंपनी की एक एंटरटेनर है और उसे मैनेजमेंट की बात माननी होगी। ओह, झाओ फैंग ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह गिर पड़ा हो। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे हिलाया, फिर दो शब्द बोले, आहू। हुश। आहू आगे बढ़ा और तेज गति से फूशान की ओर भागा। उसकी भयभीत निगाहों के सामने आहू ने अपना हाथ उठाया। पा